वेलकम टू मिशन आईएएस। हम लोग एनसीईआरटी के कोर्स में जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स है उसके लिए हम लोग ये कोर्स देख रहे हैं। इसके पहले हमने एनवायरनमेंट में सबसे पहले जो हमारा सिलेबस क्या है, जो यूपीएससी एमपीएससी एग्ज़ाम में हमें यूज़ करना है, वो हमने देखा। और फिर हम लोग अभी डिटेल में कुछ यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ता है वो होता है हमारी अलग अलग प्रकार की सामाजिक समस्याएं। और इन सोशल इश्यूज़ को हमको देखते हुए हमें कभी कभी ऐसे कुछ परिस्थिति आ जाती है कि जो हम लोग हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से भी हमें वो प्रभावित करती है। और इसीलिए जो हमारे अलग अलग कायदे कानून हैं, जो हमारे पॉलिसीज़ है, जो हमारे रूल्स है, इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है, फ्रॉम द वनरेबल क्लास टू द एनी अदर प्रोफेशनल कम्युनिटी, वहाँ पे सभी लोगों को इकोनॉमिक्स को एक अफेक्ट करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, और वो है हमारी हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस। और ये एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ सोशल इश्यूज़ के साथ में भी रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स के साथ में भी रिलेटेड है। और इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट दिए गए, जो हमें इस प्रकार से आंसर राइटिंग के लिए एक्सप्लेन हेल्प करेंगे, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या है ये हमने देखा था। अलग अलग टाइप्स की इकोसिस्टम भी हमने देखी थी। और आज हम लोग अभी बायोडाइवर्सिटी एंड इस कंजर्वेशन, इस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सो बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर मीनिंग समझेंगे। जैसा बायोडाइवर्सिटी बोलने के बाद में हमारे मन में अलग अलग प्रकार के ऐसे अलग अलग स्पेसीज आ जाती है। ये अलग स्पेशल प्रकार के जो जानवर जो हमें कभी भी रेयरली देखने को मिलते हैं किसी स्पेसिफिक जगह पे। आप ये इसको फ्रॉग को देखेंगे तो इसका पूरा ऐसा दूर से आपको ऐसा लगेगा कि ये पत्थर ही पड़ा हुआ है। तो उसके स्किन और उसकी बनावट इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बन चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के आपको बटरफ्लाइज आपको अलग अलग मिल जाएंगे। जैसा आपको यहाँ लग रहा है कि जैसा एक प्रकार का ये पत्ते जैसे होते हैं वैसे हमको दिख रहा है। इसी प्रकार से जो वाटर बॉडी में आने वाले जो हमारे कुछ एनिमल्स है, ऐसे में उसमें कुछ ऐसे प्रकार के टर्टल जो है ये, या फिर अलग अलग डिज़ाइंस के फ्लावर्स, ये सारा हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। और यही हमको ये जो डाइवर्सिटी हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ही तरह का नेचर, लेकिन उसमें कई प्रकार की अलग अलग स्पेसीज, कई प्रकार के अलग अलग एनिमल्स, और उन एनिमल्स में भी उनमें भी हमको कई टाइप्स मिल जाते हैं। मतलब फ्रॉग की भी बात कर रहे हैं हम लोग तो कई प्रकार के फ्रॉग आपको मिलेंगे। और ये जो सारा है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा, इसका महत्व क्या है, पहले हमको ये समझना है कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। और फिर इसके साथ में हमको उसका कंजर्वेशन कैसे करना है। तो हमको पहले ये भी सोचना है कि क्यों हमको बायोडाइवर्सिटी पहले समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और बायोडाइवर्सिटी समझने के बाद में सबसे पहले उसका संरक्षण हमने क्यों करना चाहिए, ये हमें यहाँ पर समझना है। और इसी के तहत हमारी कई सारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाती है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंटर स्टेट रिलेशनशिप में इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्न करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर आर सम डिसीजंस that we have to control the some environment, and for that we are applying some of the rules. So कई सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं कि वहाँ पे किसी प्रकार की बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की तरफ से आपको जो प्रोजेक्ट शुरू करना है, जो इंडस्ट्री शुरू करना है, जो आपको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करना है, उसको परमिशन कभी नहीं मिल पाती या देर हो जाती है उसको पॉलिसी को करने के लिए। या फिर यदि आप लोग या सरकार फोर्सफुली यदि उस प्रोजेक्ट को शुरू भी कर दिए तो आपको लोगों की तरफ से भी उसको विरोध सहन करना पड़ सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका हमारा एक सिंपल ये है कि जो डैम है जो हमारा, वो डैम को बनाने के लिए जो लोग वहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि हमारी ज़रूरत है, हमको तो डैम बनाना ही है, पानी को रोकना है, वी रिक्वायर द पोर्टेबल वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। लेकिन उसमें भी फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एक मध्य मार्ग चुन सकते हैं, बैलेंस स्टेट कंडीशन हम लोग कैसे ला सकते हैं कि हमको डैम भी चाहिए, उससे मिलने वाले भी फायदे चाहिए, लेकिन उसको भी ऐसे हमको करना है कि जो कथित तौर पे या एक्चुअल में भी बोला जाता है कि भाई एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है, या फिर जो ह्यूमन और एनिमल्स और प्लांट्स है वो यहाँ पर खतरे में आ जाएंगे। तो यह भी चीज़ कई एंगल से सच भी है कि ऐसा भी होता है। तो हमको दोनों चीज़ें देखना है कि किसी एक आधे स्पीशीज़ को या किसी एनिमल को या वहाँ पे लोग रहने वाले लोगों को या वहाँ के नेचर को भी ज़्यादा कुछ तकलीफ ना हो, या उसका भी हम लोग कुछ प्रोटेक्शन कर पाए, और यानी नेचर से मिलने वाले फ़ायदे भी हम लोग ले ले,
और साथ में प्रोजेक्ट से मिलने वाले फ़ायदे भी हम लोग ले लें। तो हमको एक बैलेंस अप्रोच रखना होता है, और फिर बैलेंस अप्रोच रखने के लिए सबसे पहले हमको यही समझना पड़ेगा कि इस बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो you need the information that how we can protect that biodiversity, how we can conserve it. प्रोटेक्ट से भी ज़्यादा है कंजर्वेशन, संरक्षण करके उसको कैसे रख सकते। और इसके लिए फिर मुझे मेरे रूल्स के तहत देख के, जो हमारे पॉलिसीज़ है उसको तहत देख के, हाउ आई कैन प्रमोट द डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर एरिया और व्हाट इज़ द फैक्ट, ये अंडरस्टैंड यदि करना है तो सिर्फ हमको रूल्स मालूम होने से काम हमारा नहीं बनेगा। हमने अलग अलग रूल्स देख लिए, उसको पढ़ लिया, उसके प्रोविजन सुन लिए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिचुएशन इन द फील्ड। तो इस एक्चुअल सिचुएशन को समझने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर समझना है। और इसीलिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी क्या है यदि हम लोग सोचते हैं, सो डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, अलग अलग प्रकार की वेराइटी, और बायो मीन्स लिविंग, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक कंपोनेंट है हमारे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर आपको कई ऐसे बदलाव, कई ऐसे प्रकार देखने को मिलेंगे। और इसी को बोला गया हमने बायोडाइवर्सिटी, यानी जीवित वस्तुओं के अंदर जीवित जो हमारे अलग अलग कीड़े कीटक, पक्षी और बर्ड्स और एनिमल्स और ह्यूमन में भी हमारे सारे अलग अलग कंटिनेंट पे हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रजातियाँ हमको लोगों की देखने को मिलती है। तो ये जो विविधता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एनवायरनमेंट का। ये ध्यान में रखो आप कि आपको यदि आपने किसी एक एंटिटी को आज देख लिया, लेकिन आपको वही एंटिटी आप एनवायरनमेंट में फिर से देखेंगे ना, तो भी आपको आश्चर्य ही लगेगा। उदाहरण के तौर पे सिंपल हमने देखा है कि हमने कई प्रकार के बटरफ्लाइज बचपन में भी हमने कई बार देखे होंगे, गार्डन में भी हमने देखे होंगे, फिर भी हमको यदि एक आधा कोई नया बटरफ्लाई घूमते घूमते हमारे आसपास से चला जाता है तो हमको उसको देखने का मन करता है, हमारी नज़र उसके ऊपर आकर्षित होती है, क्योंकि उसके अंदर जो वेराइटी है। तो हम आश्चर्य करते रह जाते कि इतने बटरफ्लाइज देखने के बाद में भी मुझे ये बटरफ्लाई नया दिख रहा है, मैं इसको इसमें का नयापन महसूस कर पा रहा हूँ। और यही एक डाइवर्सिटी के अंदर एक खिंचाव है कि हर एक व्यक्ति को या हर एक ह्यूमन को या हर एक एनिमल को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये महसूस होता है कि मेरे आसपास ऐसी वेराइटी है। हालांकि हम लोग ये बोलेंगे कि इसके वजह से ही, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन इन आवर सराउंडिंग, वी आर so much adapted to that condition that we are changing ourselves। यानी हम लोग अपने खुद में बदलाव अपने आप से कर ले रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ह्यूमन भी कर रहे हैं। ये ध्यान में रखो आप, सारे कॉन्टिनेंट में सब जगह पे चल रहा है, और ऐसे एनिमल में भी कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन ह्यूमन की संख्या ज़्यादा है तो हम उस डिफरेंस को नहीं माप पाते, समझ नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन एनिमल्स की संख्या यदि कम हो जाए तो तुरंत नया कोई एनिमल आपको दिख गया तो हम लोग उसमें एकदम फ़र्क महसूस कर लेते कि अरे भैया ऐसा ऐसा है। और इस प्रकार से हमने देखा है कि जो हमारे इतिहास में पुराने तौर से कई सारे ऐसे एनिमल्स, मैमल्स और कैसे डायनासोर्स और ऐसी हिस्ट्री हमें बताई है, हमें पता है, हमने उसके फॉसिल्स पे स्टडी की है, तो वो ख़त्म भी हो गए और नए बन भी गए, और ये निरंतर प्रक्रिया भी चल रही है। तो हमें ये भी पता है कि इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज भी हो रहा है और उसका समाप्ति की ये भी हो रही है। सो दस the variability among the living organism from all the sources including the interallied terrestrial, marine and the aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are part of, ये सारा हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी में। हमने जो अलग अलग इकोसिस्टम देखी तो कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कि प्योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही रहने वाले स्पीसीज है, लेकिन कुछ ऐसे मिलेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है मरीन के पास में, तो वहाँ पर फेस चेंज हो रहा है उनका। तो कुछ लोग इधर वाले पानी में रहने वाले और नीचे वाले भी, तो वहाँ पे एक उभयचर वाला हम लोग जो बोलते हैं एनिमल, उस प्रकार के एनिमल बनने लग गए कि जो कुछ समय पानी में भी रह सकते, कुछ समय बाहर भी आके, या उनका दोनों भी रहने का निवास स्थान उन्होंने अपने आप से बना लिया। लेकिन पहले वैसे नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया सिचुएशन को कि उनको पता चल गया कि मुझे पानी में भी रहते आना चाहिए, उनको पता चल गया कि ज़मीन पर भी रहते आना चाहिए। सो दे हैव मेड सम जीनोम चेंजेस इनटू दैट। और ये भी प्रोसेस एक दुनिया में सब तरफ से चल रही है। हमारा आरएनए डीएनए बदल रहा है। ये सारे बदलाव हम लोग परिस्थिति को खुद को अनुरूप बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो सेटअप है उसमें जो हम लोग लायु की बात करते हैं, जो बायो की बात करते हैं, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एक खुद में अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत है और ये स्वयं पूर्ण है। इसलिए हमने बोला इकोसिस्टम में ये अपने आप से चलती है, बायो ये खुद में चलता है। और इसीलिए
ये बदलाव भी वो खुद ही चाहता है कि भाई मैं आजू बाजू के वातावरण में सस्टेन करूँ, उसका अल्टीमेट एम है कि मैं जिंदा रहना चाहिए मैंने। तो उसके लिए जो आसपास में परिस्थिति है उसके हिसाब से वो अनुरूप आपको बना लेता है और खुद को बचाए रखने की कोशिश करता है कि मैं अडॉप्ट हो जाऊँ उस एटमॉस्फेयर में। और इसके वजह से भी अलग अलग वेराइटीज़ बन रही है, अलग अलग सेटअप कंडीशन के अंदर उस नई प्रकार की स्पेशीज़, एक ही पेशी है लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी बन जा रही है। और ये बायोडाइवर्सिटी हम लोग हर जगह पे अनुभव करते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे सभी प्रकार के इकोसिस्टम में हमको ये दिखने को मिलता है। अब यहाँ पर लेवल्स यदि हम लोग देखेंगे तो हमारी लेवल्स है जेनेटिक लेवल्स में, यहाँ पे जीन्स विद इन द सेम स्पेसीज शोज द वेरिएशन, यानी ह्यूमन के दो ह्यूमन के भी जीन्स देखेंगे, आरएनए डीएनए में देखेंगे तो वहाँ पे आपको बदलाव दिखेगा, ऐसा कुछ तो भी फर्क दिखेगा। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये बायोडाइवर्सिटी आपको जेनेटिक स्वरूप की भी बायोडाइवर्सिटी है। यानी यहाँ पे हमारे कलर, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि काले और गोरे लोग, कुछ कंट्रीज़ में लोग जो है वो थोड़े गोरे हैं, कुछ कंट्रीज़ में थोड़े काले हैं। तो ये बिकॉज ऑफ दिस कलर पिगमेंट का जो सेल है, डीएनए आरएनए जो भी है वो बदल गया तो वही अभी आगे हर एक बार चेंज हो रहा है। सो इसी प्रकार से साइज ऑफ द रोजेस, तो हमने भी देखा गुलाब के फूल 50 प्रकार के अलग अलग कलर आते हैं, उसके अंदर ब्लैक रोज भी आता है और ग्रीन रोज भी आता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन दैट जीन्स, तो ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भी हो सकती है। यानी ये अलग अलग लेवल्स है, ये कारण है। दूसरा है स्पेसीज। अब ये भी हमको तो जनरली हमको मालूम है कि सब स्पेसीज में वेराइटी आती है। सो इट रिप्रेजेंट द स्पेसीज रिचनेस एंड द अबंडेंस इन द कम्युनिटी। आपको कई प्रकार के एक ही जैसे सब एनिमल्स मिलेंगे तो वो उस प्रकार की वहाँ की स्पेशल स्पेसीज होगी। लेकिन वो दूसरे एरिया में जाएंगे तो वही स्पेसी आपको थोड़ा अलग प्रकार से मिलेंगी। सऊदी अरेबिया में का जो ऊँट है वो थोड़ा अलग रहेगा और हमारे राजस्थान में का जो ऊँट है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। स्पेसीज एक ही है हमारी, लेकिन उसमें भी वेराइटी आ गई। तो इस प्रकार से हमको ये बदलाव दिखेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स इन एन एरिया, तो ये भी हम लोग यहाँ पे अनुभव कर सकते कि जैसा हम लोग हमारा चिखलदरे के जंगल में का यदि सागवान का पेड़ देखेंगे तो वो आपको अलग मिलेगा। और इसी प्रकार से आप इंडोनेशिया से जो सागवान हमारे इंडिया में लाते हैं वहाँ का सागवान आपको अलग मिलेगा। स्पेसीज एक ही है, सागवान ही है, टीकुडी है, लेकिन वहाँ पे उसका जो एनवायरमेंटल सेटअप है वो अलग है। तो उस सागवान की जो ग्रोथ है, उसके जो सेल्स बन रहे हैं, स्टेम सेल्स, और उसका जो रूट और वो सारे सिस्टम है वो अलग प्रकार से थोड़ा बन रहा है, ये अलग प्रकार से बन रहा है। तो उसमें भी आपको पेड़ की तरफ देखने के बाद में भी आपको फर्क पता चलेगा। सेम पत्ते वैसी है लेकिन उसकी साइजेस में, उसके जो उसका जो साइकिल है उसमें आपको फर्क मिलेगा। और ये सारी चीज़ें हो रही है ये स्पेसीज में हो रही है, यानी सेम स्पेसीज में भी बदलाव आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस। और इकोसिस्टम के वजह से भी हमारी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। सो डाइवर्सिटी इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब यहाँ पे जहाँ पे भी दो इकोसिस्टम आसपास में है तो वहाँ पे एक्सचेंज होते रहता है स्पेसीज का, क्योंकि जीवित प्राणी है वो तो मूवमेंट करेंगे एक तरफ से। तो जंगल में से अभी कुछ स्पेसीज हमारे अमरावती में भी हम लोग देखते कि जो हमारे मंकीज़ है वो मंकीज़ अभी ऐसे बन गए कि उनको घर का खाना ही अच्छा लगता है। उनको बराबर पता चलता कि किसने कहाँ पे क्या रखा है, और बराबर अमरावती में अभी वो गोल गोल घूमते रहते। हर 15 दिन के बाद में अपने घर पे आते हो, अपने एरिया में उसको जो भी खाने को मिलेगा उसको खा लेंगे, वो आगे जाएगा। और अब उन्होंने जंगल में रहना छोड़ दिया। उनके जो नए स्पेसीज आ रही, नई पीढ़ी आ रही, उनको तो यही पता चलेगा क्योंकि उनका जन्म ही अमरावती के शहर के किनारे में, आजू बाजू में बस्ती में कहीं तो भी हुआ, और वो यहीं पे उनका जो 10-12 साल का लाइफ है वो यहीं पे गुजारने वाले। तो उसमें उनका एक सेटअप उनका चेंज हो जा रहा है। उनके डीएनए आरएनए अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, सिटी के साथ में, नॉइज पोल्यूशन के साथ में वो खुद को सस्टेन रख पा रहे। पानी नहीं मिल रहा तो भी कैसा तो भी कहीं से भी पानी मिल रहा है। जो उनका जंगल का रहने का सेटअप था वो चेंज हो गया। तो अब उनको जो उनका पहले वो जिस प्रकार से पेड़ पे लटकते थे, अब वो उनको वैसे पेड़ से लटकने का चलने की जरूरत नहीं है। अब उनको सिर्फ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे उनको जंप करना है। तो ये भी सारे चेंजेस उनके अंदर हो रहे हैं। ये सारा जब लॉन्ग टर्म तक होता है और ये अननोइंगली होता है, वो स्पेसीज को भी मालूम नहीं रहता, कुछ भी नहीं पता। एंड दिस चेंज आर अननोइंगली हैपनिंग इन द ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम में ये जो डाइवर्सिटी हो रही है ना, कि हम लोग जहाँ दो इकोसिस्टम के वहाँ पर बीच में है, तो वहाँ पे फिजिकल, इकोलॉजिकल, फूड वेब और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इसके वजह से ये सारा चेंज हो रहा है अपने आप से। यानी कुछ एनिमल सेटअप हो रहे हैं इधर रहने के लिए। अब आप कुत्तों का भी देखेंगे तो कुत्ते हमारे गांव में हमारे साथ में रहने वाले लोग भी है, लेकिन कुछ कुत्ते जो जंगल में रहते सिर्फ, तो क्योंकि उनका सेटअप वैसे ही है। तो वो ऐसी सारी स्पेसीज है, एक ही स्पेसी है, डॉग एक ही स्पेसी है, लेकिन वो जंगल में रहने वाले अलग
उनका प्रकार है, यहाँ पे रहने वाले लोगों का अलग है। तो ये सारे बदलाव ऐसे वहाँ पे हो रहे हैं। उसके बाद में डाइवर्सिटी इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर भी एक ही इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट बोले तो एक ही इकोसिस्टम है, लेकिन फॉरेस्ट में भी फिर टाइप है। फिर हमारे यहाँ पे जो सागवान वाले जो जंगल है हमारा यहाँ का, जहाँ पे नीचे ग्रास बिल्कुल भी नहीं है, बंजर ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, तो यहाँ पे रहने वाली स्पेसीज़, और उसी टाइप का फॉरेस्ट दूसरी जगह पे है, लेकिन वहाँ पे ज़मीन बदल गई, टेरेस्ट्रियल एरिया बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, और हाई अल्टीट्यूड पे है तो वहाँ पे अलग। तो जंगली इकोसिस्टम एक ही है, लेकिन इकोसिस्टम में भी नेचुरल सेटअप जो है कंडीशन का वो अलग होने की वजह से वहाँ पे स्पेसीज अलग प्रकार से ग्रो हो रही है। तो इस प्रकार से ऐसे सारे बदलाव जो है ये हमारे अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग जो एलिमेंट्स है हमारे नेचर के उसमें आ रहे हैं, और इसकी वजह से ये बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग लेवल्स बन रही है। तो समरी में मैं जेनेटिक, स्पेसीज और इकोसिस्टम के लेवल पे हमको ये बदलाव हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। अब ये इसकी जो वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये जो हर बार बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो इट इज़ द टर्म ऑफ द कमर्शियल यूटिलिटी, इकोलॉजिकल सर्विसेज, सोशल एंड एस्थेटिकल वैल्यूज़। ये वैल्यू हमको बायोडाइवर्सिटी समझनी चाहिए। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, या समझना क्यों चाहिए, या हमको ये सिलेबस में क्यों रखा है, तो उसकी वैल्यू हमने यदि समझ ली तो हमको पता चलेगा कि क्या है। सो इट इज़ गिवन बाय द मैकनेली इन 1990। तो ये वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी डायरेक्ट वैल्यूज़ है कुछ, और कुछ है इनडायरेक्ट वैल्यूज़। डायरेक्ट वैल्यूज़ को हम लोग जनरली तुरंत समझ सकते हैं कि कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वैल्यूज़, यानी डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, तो हमको तो पता ही है कि कंजम्पशन के लिए ये लगने ही वाला है, तो ये भी उसकी एक वैल्यू है, हमको इसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा है प्रोडक्टिव वैल्यू, उसको प्रोसेस करके हम लोग उससे और कुछ नया बना सकते, तो वो भी एक वैल्यू है आपके पास में, जो आपको फॉरेस्ट से या एनवायरमेंट से जो भी हमको मिल रहे हैं रिसोर्सेज, तो उसके लिए आपके पास में ये डायरेक्ट वैल्यू है। क्योंकि जो डायरेक्ट एंटिटी है जो आपको एनवायरमेंट से मिल रही है वो डायरेक्ट कंजम्पटिव है, या फिर उसके ऊपर से प्रोडक्टिव करके भी आप कुछ तो भी कमर्शियल यूज़ उसका कर सकते हैं। अब ये यूज़ अलग अलग प्रकार के बता दिए अपन ने, कुछ इकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए, कुछ सोशल सर्विसेज के लिए, कुछ एस्थेटिक वैल्यू के लिए, लेकिन ये सारा है कमर्शियल यूटिलिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उससे कर ही रहे। हम लोग अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के चमड़े का इस्तेमाल करके हमारे शूज़ बना रहे, तो कमर्शियल यूज़ हो गया वो शूज़ का, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया कि ये इकोलॉजिकल, ये इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हम एनिमल को तो डिमिनिश कर ही रहे, इस प्रकार से तो इफेक्ट हो रहा है उसका। तो पर्टिकुलरली ज़्यादातर हमारी वैल्यू जो है हमको कमर्शियल इसमें समझना है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है किसी भी बायोडाइवर्सिटी को हैम्पर होने के लिए। क्योंकि हम लोग ज़्यादा कमर्शियल यूज़ के लिए जब उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है, हमको ज़्यादा एडवांटेज दिख जाता है वहाँ से, तो एवरीबडी इज एंगेज इन टू सेम वर्क। तो हम लोग कुछ उदाहरण भी यहाँ पर देखेंगे। इनडायरेक्ट वैल्यूज़ में जो है कि यहाँ पर सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, अभी जंगल में रहने वाले जो आदिवासी है उनके हिसाब से उनका जो रहन सहन, उन्होंने जो जंगल को प्रोटेक्ट किया, तो उनको अलग उसका वैल्यू है उसकी। उनको मालूम है कि जंगल बचेगा तो मैं बचूंगा, क्योंकि उनकी लाइफ ही पूरी जंगल पे डिपेंडेंट है। तो लेकिन डायरेक्ट वैसा उनसे कुछ चीज़ें वहाँ डायरेक्ट वहाँ भी ले रहे वो, जैसा डायरेक्ट में उनकी लकड़ी और जो खाना है वो जंगल से आ रहा है, तो उनको डायरेक्ट वैल्यू भी है उनको आदिवासियों के लिए, लेकिन उनको सोशल वैल्यूज़ भी है। तो ऐसे सारी चीज़ें भी यहाँ हो रही है, लेकिन ये हमको तुरंत दिखाई नहीं पड़ता। है ना, हम लोग बोलेंगे कि अरे कहाँ है, हमको तो कुछ भी फायदा नहीं जंगल से, तो हम तो गांव में शहर में रह रहे। तो यहाँ पे हमको ये सोशल या कल्चरल वैल्यूज जो है वो हमको समझ में नहीं आएगी बायोडाइवर्सिटी की क्या है करके। लेकिन आप आदिवासी में जाएंगे तो आदिवासी लोग, उनके जो रहन सहन के कपड़े हैं उसके अंदर उनके कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे। उनके जो खाने का जो फूड है उसमें भी अलग प्रकार का खाद्य है, अलग प्रकार का उनके जो एनिमल्स है जो उनको कैटल साथ में उनके रखते हैं वो भी अलग अलग बदल जाएंगे उनके। तो वो भी उनके लिए एक वैल्यू है इस प्रकार से, क्योंकि दे आर सपोर्टिंग टू देयर लाइव्स। फिर है एथिकल वैल्यूज़। ये भी एथिकल वैल्यूज़ भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से आती है। हमारे जो कल्चर बन रहा है ये सोशल और कल्चर, इसको आगे जाके ही ये हमारे में कुछ ऐसे संस्कार भी ला देता है। तो कुछ जगह पे जैसा है कि पेड़ को काटना बोले तो एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, या अब कुछ जगह पे ऐसा है कि भाई पेड़ को काटा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी सारे जो वैल्यूज़ है ये ऐसी बन रही है कि हमारा जो नेचर के साथ में जो एथिक्स है वो कैसा है उस पर हमारा प्रभाव पड़ रहा है। तो कुछ इनडायरेक्ट वैल्यूज़ भी है जो हमें अच्छा सिखाती है। जैसा हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग देखेंगे तो हमारे सारे पेड़ पौधों को हमने संरक्षित रखना चाहिए, इसीलिए हमारे ऐसे कुछ विधियाँ बनाई गई जिसको हम लोग अलग अलग त्यौहार में हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया।
ताकि किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, फिक्स टाइम में उस समय पे बराबर वो त्यौहार मनाया जाएगा और उस समय एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने वाली एक्टिविटी अपने आप से लोगों में चलेगी। तो ऐसे भी कुछ एथिकल वैल्यूज़ है कि जो नेचर को कंजर्वेशन के लिए हम लोग ला रहे हैं। तो दूसरा है एस्थेटिक वैल्यू, दिखने के लिए भी हम लोग काफ़ी सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं एनवायरनमेंट से। तो ये भी वैल्यू है कई जगह पे हमको, जैसा अभी दरवाजे खिड़की के लिए हम लोग लकड़ी यूज़ करते हैं, तो ये एक प्रकार से एस्थेटिक वैल्यू होगा कि नहीं भाई लकड़ी का दरवाजा अच्छा दिखता है, मेरे घर में मैं सारे लकड़ी दरवाजे की सागवान की खिड़की लगाऊंगा, फर्नीचर मेरा सब मेरा लकड़ी का बनाऊंगा, सोफा सेट पूरा लकड़ी का पॉलिश करके बनाऊंगा। क्यों? ये हम लोग एक एस्थेटिक वैल्यू दिखाना चाहते हैं। तो ये एस्थेटिक वैल्यू होगी कि जो रिसोर्सेज हमको आ रहे हैं एनवायरनमेंट से, उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। फिर है हमारा ऑप्शन वैल्यूज़। अब ये ऑप्शन वैल्यूज़ में यहाँ पर हम लोग कुछ प्रोसेस कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो उससे भी हम लोग अलग अलग प्रकार की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं हमारे लिए। और एनवायरमेंटल सर्विसेज वैल्यू, अभी हमको कोरोना में पता चला कि वो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंस है, तब फिर से लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चालू कर दी कि वो ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाने के बजाय पेड़ लगाए होते तो ऑक्सीजन सबको मिला होता। तो ऐसा करके हमारा ये एनवायरमेंटल सर्विसेज जो है, जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट भी मिल रही है नेचर से, उसको भी हम लोग नहीं समझ रहे। तो ये इस अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी की जो है ये सारी वैल्यूज़ एनवायरनमेंट से हमको इसीलिए मिल रही है बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर अलग प्रकार के बदलाव है और अलग अलग स्पेसीज जो है वो हमको अलग अलग उपयोग देती है, अलग अलग हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से इस वैल्यू को हमको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर कंजम्पटिव यूज़ यदि हम लोग समझेंगे, स्पेसिफिकली हम लोग हर एक यूज़ में यदि जाएंगे, तो हमको पता है कि नेचर से हमको ड्रग्स और मेडिसिन मिलते हैं। कई प्रकार के ऐसे वनस्पतियाँ हैं। 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स और द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स फॉर द मेडिसिन। हम लोग अभी एलोपैथिक और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जो बात करते हैं, ये सारी दवाएं कहाँ से आ रही है? तो च्यवनप्राश का बात करेंगे तो आंवला उसका मेन कंटेंट है, वहीं से उसको आप बना रहे, उसके अंदर घी और 2 आइटम डाल दिए और बाकी के कंस्टिट्यूएंट्स को अंदर एडजस्ट कर दिए, तो च्यवनप्राश बना सकते हैं हम लोग। या ऐसे कई हमारे होम्योपैथी की भी दवा है कि जो किसी वनस्पति का एक्सट्रैक्ट है, वो एक्सट्रैक्ट आपको साबुदाने की गोली में डाल के दे दिया, तो वो कंटेमिनेंट्स, केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में करता है और जो पॉसिबल पॉजिटिव चेंजेस है वो हम लोग ला रहे हैं। तो ये सारे जो है ये हमको मिल रहे हैं। पर्टिकुलरली हम लोग यदि बड़े इसमें देखेंगे तो इसबगोल, ये आपको मालूम होगा, इसबगोल जो है क्योर फॉर बाउल डिसऑर्डर ऑब्टेन फ्रॉम द हस्क ऑफ द प्लांटागो। ये इसबगोल बोले तो एक दवाई होती है। इसबगोल की दवाई हम लोग इसबगोल के नाम से है, यानी वनस्पति का नाम ही इसबगोल है। तो ये ऐसे कुछ फेमस नाम है, जैसा पेनिसिलिन आपको मालूम है। पेनिसिलिन ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ए वंडर ड्रग यूज एज द एंटीबायोटिक, फंगस पेनिसिलियम। अब ये अलग अलग दवा में हम लोग उसको यूज ही कर रहे हैं। तो ये तो हमको ये पेनिसिलियम नाम का जो फंगस है उससे आ रहा है ये ड्रग। तो ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये स्पेसीज बनी वाली है और ये नहीं हो, ये ख़त्म हो गई तो फिर हमको ये ड्रग नहीं मिलेगा। तो ये सारा डायरेक्ट कंजम्पटिव यूज़ होगा यहाँ पे। उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन, दिस इज फ्रॉम द बैक्टीरियम। ये क्यूनाइन नाम का जो है फ्रॉम यहाँ से हमको ये मिल रहा है। तो ये क्यूनाइन सिंचोमा ट्री जो है, यहाँ से मेडिसिन ऑफ द मलेरिया और ये अलग अलग प्रकार की जो स्पेसीज दिए है, ये सारे यहाँ से हम लोग बना रहे हैं और ये सारे डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। और ये जो स्पेसीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमको यहाँ पर मिल रहा है, जैसा कि ये एंटी कैंसर के लिए, तो ये एंटी कैंसर के लिए भी ऐसे कई सारे डायरेक्ट ड्रग है जो हम लोग कंजम्पटिव यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू है, बायो विविधता है, इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन या ड्रग ये बनाने के लिए वनस्पतियाँ उपलब्ध है। यदि हमने वो नहीं किया तो वो नष्ट हो जाती थी, तो आज तो हमको वो नहीं मिलता। और हमको वो पता है तो हमको अभी उसको प्रोटेक्ट भी करना है। ये तो हमको भी समझ रहा है कि यदि ये दवा काम की है तो हम तो उसको डेंगू होने के बाद में पपीते के पत्ते का जूस पीना पड़ता है, क्योंकि उसके से वाइट ब्लड सेल बढ़ते नहीं, हमको मालूम है। लेकिन जब तक डेंगू नहीं होता तब तक कोई दवाई नहीं पिएगा, उसके रस बना के नहीं पिएगा। अपने यहाँ पे कितने झाड़ के पत्ते होंगे। तो ये वो उसमें जो केमिकल आया, ये दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की वजह से तो आया है। हमारी ये जो जीव सृष्टि है, इसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो कायम है कुछ जगह पे और कुछ जगह पे बदल रहे हैं। अब वो पपीते का पेड़ यदि बदल चुका होता तो फिर वो पत्ता काम में नहीं आता। लेकिन वो पपीते का एक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये है, क्योंकि हम उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे, हर बार उसका प्लांटेशन कर रहे, पेड़ लगा रहे। अब उसके अंदर फिर से कुछ है, जैसा कि इन द फॉर्म ऑफ फूड, ड्रग, फाइबर, पल्प, फ्यूएल, वुड, ये सब ये जो है ये कंजम्पटिव यूज में आ रहे हैं। हम लोग
सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे हम लोग फूड बोलेंगे तो 80,000 एडिबल प्लांट स्पेसीज आर देयर, अबाउट 90% ऑफ प्रेजेंट डे फूड क्रॉप्स हैव बीन डिमोस्टिकेटेड फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स। ए लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ द फूड। हम लोग ये भी मीट भी खा रहे हैं अलग अलग प्रकार का। अभी ये जो कोरोना का जो हमने बोला है कि जो ये जो कोरोना का जो वायरस है, ये वायरस सबसे पहले जो हमारा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वटवा घूर जो है, बैट से आया है। क्योंकि चाइना में जो अपना वो जहाँ से ये शुरुआत हुई इसकी, वहाँ पे वो शहर के बाजू में एक वाइल्ड एनिमल का जो मीट का मार्केट है, और वो मीट मार्केट के अंदर से वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर का मटन या उसके अलग अलग पदार्थ वहाँ पे बड़े तौर पे बेचे जाते, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी और लोकली भी बेचे जाते। और वहाँ से फिर वो जो बैट है यानी जो वटवा गुड़ है, उसके अंदर ये कोरोना का वायरस सबसे पहले पाया गया, और वो उसका मांस लोगों ने खाने की वजह से लोगों में आया गया, ऐसा भी है। या ऐसे, ये तो एक एग्जांपल हो गया, ऐसे कई सारे चीज़ें हैं कि जो हमारे अलग अलग स्पेसीज से ट्रांसफॉर्म होते आ रही है हमारे पास। तो ये भी एक फूड है यहाँ पर कि जो हमारा कंजम्पटिव यूज़ के लिए हम लोग वाइल्ड एनिमल्स के भी लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे जो है जो ये है भेड़ बकरियाँ जो है, तो ऊँट जो है, इनका दूध भी यूज़ होता है, तो ये भी कंजम्पटिव यूज़ के लिए एक प्रकार से है। उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो भी एडवांटेज हमारे लिए। तो ये सारा जो है कंजम्पटिव यूज़ के लिए हमारा। तो पर्टिकुलरली जितना भी फूड आ रहा है, जितना भी फाइबर पल्प आ रहा है, यानी फल और उसके जैसे फाइबरस एटम, और जितना भी लकड़ी और फ्यूल आ रहा है, ये सारा हमें कंजम्पटिव यूज़ में मिल रहा है बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फ्यूल में बात करेंगे तो बिग सोर्स ऑफ द फ्यूल इज द वुड। ये तो सभी जगह पे होता है, हमको मालूम है। फायरवुड कलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल्स आर डायरेक्ट कंजम्पटिव यूज। तो अब हमें ये भी देखना है कि ये जो एक्टिविटी है, ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से बायोडाइवर्सिटी को ही खत्म कर रही। यानी हमको पता चल गया कि भाई ऊँट का दूध हमको काम में आता है, और इसलिए हमने उसको बिना पोषण दिए उसका दूध निकालने की कोशिश करेंगे तो दूध निकलना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से लकड़ी हर बार काट के खत्म करेंगे तो जंगल खत्म हो जाएंगे, तो बाद में लकड़ी नहीं मिलेंगी। तो ये चीज, इसीलिए हमको ये सब चीज़ें समझना है कि बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए हमको अलग अलग बेनिफिट्स है, इसलिए अलग प्रकार की वैल्यूज़ हम लोग ले पा रहे हैं नेचर से। लेकिन उस वैल्यू को यदि समझेंगे नहीं हम लोग, और उसका यदि कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो वो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो सकती है। तो इसीलिए ये हमारे हाथ में दोनों भी चीज़ें। प्रोडक्ट यूज में बात करेंगे हम लोग। सो दीज आर द कमर्शियली यूजेबल वैल्यूज वेयर द प्रोडक्ट इज मार्केटेड एंड सोल्ड। तो कई सारे आइटम हम लोग ले रहे हैं एनवायरनमेंट से और उसको डायरेक्टली बेच रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट यूज में आ जाएंगे। यानी ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हमें ये वैल्यू मिल रही है। मस्क डियर हम लोग बोलेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ मस्क, सिल्क वार्म, सिल्क वूल फ्रॉम द शीप एंड लैक ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये कई सारे ऐसे है इंसेक्ट्स कि जिसका भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अलग अलग। यहाँ शीप्स वगैरह या जो हमारे हिरन वगैरह जो है उनका भी हम लोग कपड़ा बनाने के लिए या ऐसा कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी वैल्यू हमको वहाँ से मिल रही है। मेनी इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड ऑन दीज प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ये बांस मिल रहा है, बाम्बू, उससे डिपेंडेंट है हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है। सिल्क इंडस्ट्री भी हमारी चल रही है, रेशम के कीड़े से हम लोग रेशम बना रहे हैं। आइवरी वर्क है, हस्तितंत्र का कितना सारा काम हम लोग करते हैं अलग अलग टूरिस्ट प्लेस में, आपको उसके आइटम्स हम लोग बेचते हैं, तो एक प्रकार की वैल्यू है हमारे लिए। दिस इज बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। और पर्ल इंडस्ट्री, मोती हमें मिलते हैं सागर से, और लेदर इंडस्ट्री ऑफकोर्स ये सारा हमको वहीं से मिल रहा है। देन इसका प्रॉब्लम यदि देखेंगे तो ट्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडेंजर स्पेसीज, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। किसी एक प्रकार के जैसा कि हाथी को उसके दांत के लिए मारा गया और हाथी खत्म हो गए, या टाइगर को उसके खाल, उसके नख, उसके जो दांत, उसकी जो चमड़ी है उसके लिए मारा गया, और उसकी हड्डियाँ उसके लिए मारा गया शेर को, तो शेर खत्म हो जा रहा है। तो इस प्रकार का भी है, ये वैल्यू है हमको, लेकिन हमको वैल्यू उसको बराबर बना के रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो इस एंगल से भी हमको ये वैल्यू को समझना है कि स्मगलिंग ऑफ द फर, हॉर्न, टस्क, स्नेक स्किन और कैट स्किन, ये सारा यानी शेर की और बिल्ली की चमड़ी और ये सांप अलग अलग प्रकार के उनके जो स्किन है, तो ये जैसा मैंने बताया चप्पल और अपने ऑर्नामेंटल जो आइटम्स है बनाने वाले हमारे, वो उसके लिए हम लोग इसको हॉर्न और ये फर ये भी बेच रहे हैं।
जो अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है उनका जैसा उसकी जो चमड़ी है उसमें जो विशिष्ट प्रकार के बाल हो रहे हैं, तो वो बाल भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं कुछ एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करने के लिए। तो ये सारा ओवर यूज यदि हो गया उसका, तो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करता है। सो रिच बायोडाइवर्सिटी आर एक्सप्लॉयटेड, जहाँ पे ये ऐसी अलग विविधता हमको मिल रही है, आज हम लोग उसको एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से थोड़ा सा गलत हो रहा है, लेकिन हमको ये सारी वैल्यूज़ हमें मालूम चाहिए। सोशल वैल्यूज़ की हम लोग यदि बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी से जो हमको मिल रही है, सो वैल्यूज एसोसिएटेड विद द सोशल लाइफ, कस्टम्स, रिलीजन्स एंड साइकोस्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल। अब ये ऐसी कुछ है जो हमें बायोडाइवर्सिटी के कारण मिल रही है, जैसा कि मेनी प्लांट्स आर कंसिडर्ड होली, एंड हम लोग तुलसी लगाते हैं हमारे घर में, तो एक थोड़ा सा एक अच्छा वातावरण या हम लोग उसको पूछते हैं। तो इस प्रकार से ये सोशल वैल्यू हो गई हमारी एनवायरनमेंट की कि हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसा आम के पत्ते हम लोग दसरा दिवाली के लिए तोरण करके लगाते, तो एक शुभ संकेत माना जाता है। तो इस प्रकार से ये सोशल वैल्यूज़ भी हमें दे रहा है। हम लोग उसका दूसरा कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक अलग से एक फीलिंग आने के लिए हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। उसी प्रकार से पीपल के पेड़ का भी हम लोग पूजा करते हैं, तो पीपल के पत्ते भी कुछ लोग अपने को इस्तेमाल करते हैं उसका। तो ये सारे सोशल वैल्यूज़ हमको मिल रही है। सोशल लाइफ, सॉन्ग्स, डांसेस, कस्टम्स आर ओवन विद द राउंडिंग्स वाइल्ड लाइफ। तो मैंने जैसे बताया कि अलग अलग प्रकार के आदिवासी लोग जो अपने कपड़े या पहराव बनाते हैं वो भी हमारे ये वाइल्ड लाइफ के बना, और उसके वजह से वो अलग से आइडेंटिफाई होते हैं कि जो जो एनिमल्स के जो सींग होते हैं वो सींग उनके सर के ऊपर लगा लेंगे, तो उसके वजह से हमको पता चलेगा। या फिर हिरण का जो चमड़ा है वो यहाँ पर लपेट लेंगे, तो उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई ये आदिवासी है, ये स्पेसिफिक एरिया का है, या इनके यहाँ पे यही बायोडाइवर्सिटी है, इनको इनका डिपेंडेंट जो है लाइफ वो इस प्रकार के जंगल से या एनवायरनमेंट से आया है। तो ऐसी कुछ आइडेंटिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर जैसा हम लोग हमारे भारत में गाय को हम लोग मानते हैं अलग अलग प्रकार की पूजाओं में और सभी चीज़ों के लिए, सांप को भी हम लोग नागपंचमी मनाते हैं, तो ये भी हमारे को एक सोशल वैल्यू दे रहा है यहाँ पर। और ये आउल को भी हम लोग यूज़ करते हैं, घुबड़। ये कैसा है कि हमको यदि खेती को प्रोटेक्ट करना है तो हमको घुबड़ को पालना पड़ता, लेकिन हमने उसके साथ में कुछ मिथ्स बना दिए, और इसके वजह से ये स्पीशीज़ अभी डिमिनिश हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये जो है ये चूहे खाता है। जो धान्य को नुकसान करने वाले जो एनिमल्स है ना, वो इसका मेन खाद्य है, तो इसको हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो बुल ऑफकोर्स खेती के लिए तो हम लोग यूज ही कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसी वैल्यूज़ है जो हमें बायोडाइवर्सिटी की मिल रही है, क्योंकि ये अलग अलग स्पेशीज़ अवेलेबल है एनिमल्स की, तो उसका इस्तेमाल हम लोग हमारे सामाजिक कार्यों में कर रहे हैं। नहीं तो पेड़, आम का पेड़ नहीं होता तो हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते थे, तुलसी का पेड़ नहीं होता तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ओनली, बायोडाइवर्सिटी है। और ये पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि सब जगह पे हो रहा है, जैसा इंडिया में हो रहा है तो हम लोग इंडिया में ही ज़्यादा तुलसी वगैरह को मानते हैं। बाकी कोई देश में जाएंगे तो वहाँ पे हर घर में तुलसी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ का सोशल कल्चर वैसा नहीं है, उनको वो तुलसी की वैल्यू नहीं है, हमको वैल्यू है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये सारी सोशल वैल्यूज़ हो गई हमारी। फिर एथिकल वैल्यूज़ भी है। ऑल लाइफ मस्ट बी प्रिजर्व बेस्ड ऑन द लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर ने बोला है जगा आणि जगू द्या, जियो और जीने दो। ये जो थीम है, ये थीम हमारे को एक एथिकल वैल्यू देता है, और यही बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एक पावर है कि बायोडाइवर्सिटी इसी प्रकार से काम करती है। ये जो एनवायरनमेंट है ये हर एक दूसरे को सपोर्ट करता है, यानी झाड़ से पत्ता गिर गया तो वो पत्ता भी जमीन के काम में आ रहा, ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी काम में आ रहा, मरने के बाद में भी वो एक के काम में आ रहा। और इस प्रकार से ये सारी पूरी जीव सृष्टि सिर्फ ह्यूमन को छोड़ के कि हम लोग सब एक दूसरे के कैसे काम में आएंगे, इसी प्रकार से पूरी ग्रोथ होती है अलग सभी लाइव एनिमल्स की भी। लेकिन यहाँ पे इसी को हमको एथिकल वैल्यू के जरिए समझना है। सो दिस मीन्स दैट वी डोंट यूज द स्पेसीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट वी फील सॉरी अबाउट द लॉस ऑफ द स्पेसीज। इस एंगल से हमको ये देखना है कि ये हम लोग फॉलो कर पाते कि नहीं। जैसा पैसेंजर पिजन, ये जो है जैसा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे संदेश भेजने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, तो दे हैव द एग्जिस्टेंस वैल्यू। यदि ये कबूतर नहीं रहते थे उस समय तो फिर कौन संदेश पहुंचाता था, तो इस प्रकार से इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया। तो ये सारे एंगल से हमको ये कुछ एथिकल वैल्यूज़ है कि जो हमें बायोडाइवर्सिटी के जरिए समझनी चाहिए। फिर एस्थेटिक वैल्यूज़ भी है, हमने इसके पहले भी बात की है
कि इट इज़ रिलेटेड टू द ब्यूटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग प्रकार का जो दिखने के लिए हमको जो लगता है, तो हम लोग अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स भी लाते कभी कभी, तो एक ब्यूटी के एंगल से, एस्थेटिक वैल्यू से हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी को। द प्लेजर, एक्साइटमेंट एंड द विजुअल पीस ऑफ एनी एरिया, सीनरी हम लोग देखने जाते हैं ना, घूमने के लिए हम लोग क्यों जाते हैं कि हमको नेचर को देखने का मन करता है। हम लोग बीच के ऊपर जाने की कोशिश हम सनराइज देखने की कोशिश करते, सनसेट देखने की कोशिश करते, बिकॉज इट गिव्स द एस्थेटिक वैल्यू टू द अस। तो ये सारी चीज़ें हमको, ये इसीलिए हमको पता चल रहा है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है। सुबह से शाम तक हमको सिर्फ एक ही टाइप का सूरज दिखता था, तो हम लोग सनसेट और सनराइज देखने नहीं जाते थे, क्योंकि कलर का वेरिएशन हो रहा है और अलग प्रकार से धूप छाया आ रही है और टेरेंस के कलर बदल रहे हैं, बादल के कलर बदल रहे हैं, और ये बदलाव हमको दिख रहा है। दिस इज डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी हमको अट्रैक्ट करती है, एस्थेटिकल वैल्यू है उसकी। वो हमें हमारे मन को ललचाता है कि मैं उसको देखने जाऊँ, उसका अनुभव करूँ, आंखों से उसको देखूँ। सो ये सारा बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ही है, विविधता है। यदि एक ही टाइप रहता था तो हम लोग एक बार देखने के बाद में खत्म, दूसरे से डबल देखेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट ऑफ इको टूरिज्म ये इसी वजह से आया है। हम लोग जो इको टूरिज्म बनाने की बात करते हैं आप, तो हम लोग लोगों को अट्रैक्ट कहाँ पे, वहाँ पे करते हैं कि भाई अलग प्रकार का कुछ तो भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पर आइए। सो विलिंगनेस टू पे और गेनिंग द ग्राउंड्स लीडिंग टू द मॉनिटरी एस्टिमेट्स, यानी हम लोग उसको कुछ पैसे के कमाने के तौर पे भी ये सारे डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। तो उसके वजह से हमने इको टूरिज्म का जो कंसेप्ट है ये अभी आ रहा है। लेकिन इको टूरिज्म के कंसेप्ट में भी हमको अभी नया कंसेप्ट चल रहा है कृषि पर्यटन। तो ये कृषि पर्यटन बोले तो ये इको टूरिज्म का एक प्रकार से ही है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम जाके जंगल में जाके खेत में बैठ के खुद के हाथ से अपना जो चूल्हा है उसके ऊपर हमारी जो ज्वारी की रोटी है वो बनाएंगे, और वहाँ पर ही बैठ के हम लोग वहीं से मिर्ची तोड़ेंगे, उसका ठेचा बनाएंगे और उसके साथ में खाएंगे। तो ये जो नेचुरल एक्साइटमेंट हमको लगती है, तो वो हमको ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से उसका इस्तेमाल हम लोग मॉनिटाइजेशन के लिए कर रहे हैं कि उससे हम लोग पैसे कैसे कमा सकते। तो फिर वो फैसिलिटी अवेलेबल करके दे दो और वहाँ से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारा हो रहा है एस्थेटिक वैल्यू जो है बायोडाइवर्सिटी की, उसके वजह से हम लोग उन चीज़ों को मॉनिटाइज कर सकते हैं। बीच के ऊपर जो हमारे वाटर स्पोर्ट्स के वगैरह कुछ पार्क बनाए जाते हैं, तो जो हमें वहाँ पे फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे आइए और बीच के ऊपर एंजॉय कीजिए। वैसा हम लोग विदाउट कोई एड हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, पानी में ये सारे प्रकार हो सकते हैं। तो कंट्रोल कंडीशन में हम लोग उसको एस्थेटिक वैल्यू को, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग यूज़ करते हैं मॉनिटाइजेशन के लिए। तो ये हो गई हमारी एस्थेटिक वैल्यू, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फिर ऑप्शन वैल्यू है, सो दिस इंक्लूड्स द पोटेंशियल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी दैट आर प्रेजेंटली अननोन एंड नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। तो ये ऐसे कुछ ऑप्शन वैल्यूज भी है, हो सकता है हमको कुछ मालूम भी ना हो, तो वो उसके तौर पे भी हमें एक अलग से अट्रैक्शन होता है नेचर की तरफ कि मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ तो भी नया मिलेगा, कुछ तो भी मैं नया खोजूंगा, या कुछ तो भी नया पता चलेगा, मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये वैल्यू बायोडाइवर्सिटी की है। जहाँ पे भी आपने बताया कि भाई यहाँ पर अलग है कुछ तो वहाँ हम लोग उसको देखने जाएंगे ही। तो ये बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू हमको मिल रही है। दिस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विल बी इम्पॉर्टेंस इन द फ्यूचर इफ नॉट टुडे। आज हमको लग रहा है, लेकिन बाद में ये हो सकता है। जैसा कि मरीन एनिमल्स जो है, अब इससे हमको एंटी कैंसर ड्रग मिल रहा है, लेकिन इसके वजह से हमको मरीन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये हमको पता चल रहा है। लेकिन आज नहीं, लेकिन बाद में आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो ऐसे भी कुछ है कि जो ऑप्शनल वैल्यूज़ हमको देती है यहाँ पे। सो ये सारे जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ हमें बायोडाइवर्सिटी से मिल रही है। अब इसके अंदर एक और है इकोसिस्टम वैल्यू। इट रेफर्स टू द इकोसिस्टम सर्विसेज, इट इज़ नॉन कंजम्पटिव वैल्यू। हमने इसके पहले जो देखा ये सारा हम लोग मॉनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल वगैरह कर रहे वगैरह, लेकिन यहाँ पर ये नॉन कंजम्पटिव है, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम क्या है कि न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइकिलिंग ऑफ द वाटर, ये एनर्जी का फ्लो हमने देखा। तो यहाँ पर इकोसिस्टम की वैल्यू का मतलब यह है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये आप प्रोटेक्ट करेंगे तो इकोसिस्टम कायम रहेगी। बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू आप नहीं करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को भूल जाएंगे, तो आपकी इकोसिस्टम भी सस्टेन नहीं रह सकती, क्योंकि फिर आप तो उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे कुछ भी। तो यदि इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो उसमें की कोई फूड चेन, कोई न्यूट्रिएंट साइकिल ये टूट सकता है, एक आधी स्पेशीज उसमें की डिमिनिश हो सकती है, खत्म हो जाएंगी। तो आपकी वो सारा जो इकोसिस्टम का जो सेटअप बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है, मेन करके तो यही है। मेन सबसे हमारा है कि हमारी जो नेचर की इकोसिस्टम है सभी प्रकार की, ये हमारी कायम रहनी चाहिए, ये टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी हमको ऐसा नहीं चाहिए कि टाइप्ड नहीं चाहिए,
इसमें भी डाइवर्सिटी चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी की वजह से ही ये जो फ्लो हम लोग बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट का फ्लो या एनर्जी का फ्लो, ये अपने आप से बदलाव होगा। यदि टाइप्ड हो जाएगा तो फिर वो एक ही प्रकार का फ्लो बनते रहेगा फिर, और उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा फिर, और फिर नई इकोसिस्टम भी नहीं बनेगी, और वो इकोसिस्टम का भी कुछ देर के बाद में फिर वहाँ पे कंडीशन नहीं मिली तो वो इकोसिस्टम अपने आप से तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं है। जैसा एक फूड चेन चल रही है तो वो फूड चेन तो कायम ही है वहाँ पर इकोसिस्टम के तौर पे, लेकिन उसमें से एक प्राणी थोड़ा सा अलग निकल के कुछ तो भी दूसरे कंडीशन में जा रहा है और उसको वहाँ पे खुद को सेटअप कर ले रहा है, और फिर वहाँ से वो खुद की एक नई साइकिल चालू कर रहा है, या फिर वहाँ के जो दूसरे स्पीशीज होंगे उसके ऊपर इंटरडिपेंडेबिलिटी उसकी बढ़ जा रही है। तो वो इधर के चेन में से भले ही निकल गया हो, लेकिन वो दूसरे के चेन में उधर है ही, तो इकोसिस्टम को तो कायम रख के ही है वो। और यदि ऐसा वेरिएशन नहीं होता तो ये स्पेसीज भी खत्म हो सकती थी। जैसा कि खरगोश को पूरा खा खा के खत्म कर देते थे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो खरगोश है वो एक ही जगह पे नहीं रहता, वो घूमते रहता। तो वो उस एरिया को भी, वो इकोसिस्टम को छोड़ भी देगा तो दूसरे तरफ तो उसका प्रोडक्शन चालू ही रहेगा। उसको जहाँ पर भी एनवायरमेंटल सेट कंडीशन मिल रही है वहाँ पे उसकी ग्रोथ हो ही रही है। तो स्पेसीज बदल रही है, उसमें वेराइटी आ रही है। तो आपको ये जो घर पे हम लोग जिनको खरगोश को पाल सकते हैं वो खरगोश आपको अलग मिलेंगे, और जंगल में जो रहने वाले खरगोश हैं ना वो आपको अलग मिलेंगे। उनके कान अलग होंगे, उनके कलर उनका अलग होगा, उनके बाल अलग होंगे, और उनका जो देखने का, उनका जो चलने का तरीका है वो थोड़ा अलग होगा। और हमारे घर में के देखेंगे तो वो अलग दिखेंगे। तो खरगोश वही है, लेकिन वो सिर्फ थोड़े से एनवायरमेंट सेट कंडीशन में अलग रह रहा। जो पार्क में, जू में वगैरह देख रहे खरगोश वो आपको अलग दिखेंगे, और जो जंगल में देखेंगे ना खरगोश वो आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो ये डाइवर्सिटी आ रही है, ये बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम। स्पेसीज कायम है लेकिन वो दूसरी इकोसिस्टम में खुद को सेट कर ले रही, तो वहाँ पे वो डाइवर्सिटी बना रही है। तो इस हिसाब से इकोसिस्टम के लिए भी हमारी वैल्यू है। अब यदि हम लोग इंडिया की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, सो इंडिया एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक अनुभवपूर्ण, या फिर हम लोग बात करेंगे कि जो जिसपे हम लोग प्राउड फील कर सकते, क्योंकि इंडिया का ये सारा कॉन्टिनेंट ही ऐसा है कि एक तरफ डायरेक्ट एकदम कोल्ड टेम्परेचर वाला हिमालय के सेटअप से हम लोग चालू हो गए, और वहाँ से फिर हम लोग पूरा दक्षिण तक जा रहे हैं, तो जहाँ पे हमको समुद्र किनारा मिल रहा है। इसके बीच में हमारा कुछ जो गुजरात वाला पार्ट है वहाँ पर हम लोग जो डेजर्ट है उसका भी अनुभव कर पा रहे हैं। हिमालयन के पूरे टेरेन की जो डाइवर्सिटी है वो भी आपको पूरी मिल रही है। पूर्वोत्तर में जाएंगे आप तो डीप जो जंगल है, अनडिस्टर्ब जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, उसका भी हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा फिर जो बंगाल की उपसागर की जो खाड़ी है वहाँ पर भी हम लोग जो ये जो नदी के जो जितने मुहाने हैं हमारे, वो मुहाने पे आपको अलग प्रकार की वैरायटी मिल रही है। इसी प्रकार से हमारा जो ये महाराष्ट्र का जो रीजन है, जो ड्राई जोन है हमारा, ये यहाँ पर भी ड्राई जोन में भी हमारे पास में टाइगर प्रोजेक्ट है, इलाका है वहाँ पर भी, यानी। और यहाँ का खूंखार जंगल, पट्टे वाला बाघ हमारे इधर अमरावती या महाराष्ट्र में मिलता है, जो पट्टे वाला बाघ दूसरे जंगल में नहीं मिलता, क्योंकि अपने यहाँ पे ऐसे सूखे पत्ते और बांस और ऐसे सूखे वाले झाड़, क्योंकि पानी की कमी है, तो वो पीले पट्टे और उसमें काले पट्टे ऐसे दिखने वाला अपने आप से उसका वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से बना है। जिन जंगलों में ज़्यादा पेड़ और ज़्यादा घास है और वेराइटी ऑफ स्पेसीज नीचे मिल रही है आपको जंगल में, तो वहाँ पे पट्टे वाला बाघ नहीं मिलेगा, वहाँ पे टिपके वाला बाघ मिलेगा। तो क्योंकि वो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर में दूर से किसी को पहचान में नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे शेर खड़ा है, तो इसलिए उसकी चमड़ी में ऐसा बदलाव आ गया कि वो आजू बाजू में जैसा दिखता अपने को ऐसे स्पॉट पीले वाले, बट इस पर ब्लैक स्पॉट, तो वो उसके अंदर घुल मिल जाता है। तो इस प्रकार की उसकी चमड़ी अपने आप से कन्वर्ट हो गई। जहाँ पे ये ऐसा सारा डेंस नहीं था तो वहाँ पे उसके ऐसे गोल गोल राउंड बन गए, यानी दो प्रकार के टिप्पे होते हैं, एक छोटे वाले टिप्पे होते हैं और बड़े वाले टिप्पे होते हैं, गोल गोल वाले। तो ऐसे प्रकार का शेप अपने आप से चमड़ी में बनते गए शेर के ऊपर, तो उसके अलग अलग वैल्यूज बन गई। तो पट्टे वाला बाघ हम लोग मिलते, बिबट्या, चीता, ये सब अलग अलग ऐसे बन रहे हैं। ये स्पेसीज सिर्फ डाइवर्सिटी की वजह से, उनका एनवायरमेंटल सेट कंडीशन थोड़ा सा अलग है, और इसी प्रकार से हम लोग ये सारी डाइवर्सिटी इंडिया में हम लोग अनुभव कर सकते हैं। यानी ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक, यहाँ पर मुंबई के पास से, यहाँ से और कच्छ के पास से हम लोग इधर से पकड़ेंगे वेस्ट से, तो यहाँ से डेजर्ट से लेकर तो एकदम डीप जंगल तक, पूर्वोत्तर तक हम लोग उधर की आपको डाइवर्सिटी अलग मिलेगी। और इधर फिर हिमालय से लेकर तो इधर कन्याकुमारी तक आपको एकदम मरीन लाइफ वाला इधर आपको ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे। फिर वहाँ से धीरे धीरे करते करते हमको फिर कोल्ड एटमॉस्फेयर में रहने वाले एनिमल्स वो भी आपको मिलेंगे।
तो ये हमारे लिए एक ही देश में इतनी बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। एंडेमिज्म जो है, स्पेसीज विच आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर ए पर्टिकुलर एरिया, तो ये उसको हम लोग एंडेमिज्म बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 50% ऑफ द लिजार आर एंडेमिक इन इंडिया। वेस्टर्न घाट्स आर द साइट्स ऑफ द मैक्सिमम एंडेमिज्म। ये पश्चिम घाट जो है हमारा, ये मुंबई से लेके नीचे तक का जो पूरा पश्चिम घाट का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर, तो इस प्रकार से ये एंडेमिज्म यानी जो थोड़ा सा अभी ख़त्म होने के कगार पे है, ऐसी भी कुछ बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ हमको यहाँ पर मिल रही है। सेंटर ऑफ द ओरिजिन की हम लोग बात करेंगे तो नियरली 5000 स्पेसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, 160 स्पेसीज ऑफ द क्रॉपिंग प्लांट्स एंड 320 स्पेसीज ऑफ द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैव देयर ओरिजिन इन इंडिया। ये सारे भारत में बने वाले, बिकॉज अब यहाँ की जो नेचुरल कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन है, यहाँ का जो मौसम है, पानी गिरने का तरीका है, यहाँ की जो धूप है, यहाँ का जो वेरिएशन है, विंटर, समर, रेनी सीजन, ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये जिस क्रॉप को सूट हो रहा है, तो ऐसे प्रकार के क्रॉप, इसलिए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हमारे इंडिया में ओरिजिन हमारा यहाँ से, यानी यहाँ से उसकी शुरुआत हुई, फिर उसको हमने अन्य जगह पे लेके गए। तो ये हमारी एक पावर है डाइवर्सिटी की, हमारी इंडिया की। मरीन डाइवर्सिटी में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिया है 7500 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्टल लाइन। ये आपको मालूम है पूरा नीचे का पूरा हमारा कोस्टल रीजन है यहाँ पे। सो यहाँ पर आपको मैनग्रोव देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे ब्लैक वाटर्स भी मिलेगा, जहाँ पे पोल्यूटेड चीज़ें हो रही है, इधर से गंदगी आ रही है और इधर से सॉल्टेड वाटर आ रहा है, तो ब्रैकिश वाटर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और ऐसे सारे अलग अलग वाटर बॉडीज में फिर रहने वाले सब स्पीशीज अलग अलग है। फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश अलग आपको देखने को मिल रही है, कोरल रीफ में देखने वाले जो अलग अलग सी हॉर्स और ऐसे टाइप के अलग वहाँ पे आपको मिल रहे हैं। मैनग्रोव में आपको मिलने वाले जो अलग है, जो हाई न्यूट्रिएंट्स के ऊपर रहने वाले हैं, वो भी अलग अलग मिल रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी आपको मिल रही है। तो ये सारा आपको, ये संख्या आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये वर्ड्स हमको मालूम होने चाहिए कि ऑल दीज आर प्रेजेंट इन इंडिया। हमारे भारत में ये सारा उपस्थित है। मोर देन 340 स्पेसीज ऑफ द कोरल आर फाउंड इन इंडिया, क्योंकि लंबा कोस्टल एरिया, तो अलग अलग वाटर सेट के अंदर, अलग अलग डेप्थ के अंदर, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग कोरल रीफ्स वहाँ पे बन रहे हैं, अलग अलग जैसा फ्लो होगा वहाँ पे। रीच इन मॉलुक्स, इन क्रस्टेशियंस और पॉलीसाइटिस। ये 93% ऑफ द मेजर वेटलैंड्स आर लार्ज फॉरेस्ट कवर्स। ये दलदल वाले प्रदेश भी हम लोग देखेंगे तो सुंदरबन हमारा सबसे बड़ा एक दलदल वाला प्रदेश है, तो वहाँ पे कितने सारी स्पेशीज आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो इंडिया में हमारी ये सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है, इसलिए हम उसको मेगा डाइवर्सिटी नेशन बोल सकते हैं। जो ऐसे कई अन्य देश है कि जहाँ पे आपको इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। 2-4 एनिमल वो फिक्स है वाइल्ड वाले, 2-4 जो हमारे सोशल एनिमल है जो हम लोग इनको घर पे रख सकते हैं, ऐसे कुछ मिलेंगे, बाकी आपको यहाँ पर ज़्यादा वैरायटी मिलेगी नहीं। ये इंडिया की हमारी खासियत है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इंडिया में देखेंगे तो जैसा कि फ्रॉग भी मिल रहा है आपको, मैमल्स वाले जो हाथी वाले जैसे है, अलग टाइप के बर्ड्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और यहाँ पर रेप्टाइल्स भी मिल रहे हैं, और यहाँ पे प्लांट्स भी मिल रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी यहाँ पर वो इंडिकेट किया है कि ये कुछ स्पेसीज है कि जो यहाँ पर हमारे नष्ट होने के कगार पर है, लेकिन फिर भी उनका परसेंटेज हमारे इंडिया में अच्छे से है। मैमल्स 12% मैमल्स अभी भी बचे हमारे आसाम और सिक्किम उधर के कुछ जंगल में है अभी भी यहाँ पर। उसके बाद में फिर एम्फीबियंस जो है 55.8%, ये डॉर्मेंट स्टेट में जाने वाले जब फ्रॉग के जैसे एनिमल है वो भी बहुत सारे कुछ जगह पे ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद में कुछ रेप्टाइल्स है जो हमारे सहारा, जो हमारा इधर ये कच्छ का जो रन है वहाँ से कुछ रेप्टाइल्स जो है वो धीरे धीरे अभी हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। कुछ एरिया है जहाँ पे हमारा जंगल जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे स्टोन के नीचे या ऐसे जो पत्थरों के बीच में गैप रहती है, इसमें ऐसे रहने वाले जो एनिमल्स है इसके अंदर भी कमतरता आ रही है कुछ। और बर्ड्स जो है ये भी हमारे कई सारी ऐसी वाटर बॉडीज़ है जहाँ पे जो बर्ड्स का जो है वो भी हमारा कुछ ख़त्म होते जा रहा है। तो ऐसी कुछ स्पेसीज यहाँ पर है। प्लांट्स भी हमारे यहाँ कुछ 33% कि जिसका प्रोडक्शन हम लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो ये सारा भी हो रहा है। अब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में यदि हम लोग सोचते हैं तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के फीचर्स हम लोग देखेंगे। करेंटली अबाउट 1.9 स्पेसीज आर नोन। ये संख्या आप देख सकते 1.9 मिलियंस, कई सारी स्पेसीज हमको आज मालूम है। दो thought to be a significant underestimation of the total number of species as
2010, ये अभी 2010 का है, अभी तो लेटेस्ट में और कई सारे चेंज हो गए होंगे उसके अंदर। 0 to 30 मिलियन इंसेक्ट्स है यहाँ पे, ये हम लोग बाइफर्केशन है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं 5 से 10 मिलियन हमारे बैक्टीरिया है। दीज आर द नोन ओनली, अननोन जो है वो तो हमको मालूम ही नहीं अभी। 1.5 मिलियन फंगी है हमारे, 1 मिलियन माइट्स है, और इतने सारे हमारे 3,21,212 प्लांट्स है अलग अलग प्रकार के, जो हमने आइडेंटिफाइड, जो हमको बायोलॉजी वाले जो स्टडी वाले लोग हैं उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर लिख के हमारे पास में रेडी आइडेंटिफाइड है, वेल आइडेंटिफाइड है। उसके बाद में ये सारे इतने एनिमल्स है, इंक्लूडिंग ये सारे इनवर्टिब्रेट्स है और ये वर्टिब्रेट्स है, यानी जिनको पीठ का जो पाठीचा जो कना जानना है, स्पाइनल कॉर्ड जिनको है और नहीं है, ऐसे प्रकार के स्पीसीज भी यहाँ पे है। तो ये पूरा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में, यानी हम लोग देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी है स्पीसीज की, कितनी सारी वैरायटी यहाँ पर है। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स देखेंगे हम लोग। 50 to 80% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज द रेन फॉरेस्ट। ये सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है। रेन फॉरेस्ट जहाँ पर है, बरसाती जंगल जहाँ पर है, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो साइकिल है ना, सीजनल साइकिल काफ़ी फास्ट होता है, और बिकॉज ऑफ द पानी के वजह से वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट के जो फ्लो है वो अच्छा हो जाता है। न्यूट्रिएंट फ्लो नीचे ज़मीन में पहुँचता है, वो दूसरे दूसरे अलग अलग लेवल पे अलग अलग रूट के जरिए अलग अलग पेड़ों को मिलता है। तो रेन फॉरेस्ट के अंदर आपको कुछ रेन फॉरेस्ट में ऐसा कुछ दिन तक यदि बारिश नहीं आई तो मॉइस्ट बन जाएगा, दमट वहाँ पे हो जाएगा, तो उसको रहने वाले वहाँ पे फिर फंगीज और इंसेक्ट्स और वहाँ के एनिमल्स वो अलग थोड़ा सस्टेन करेंगे। खुद ही जोर से बारिश आ गया तो जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं वो पानी के ऊपर तैर के भी जिंदा रह जाएंगे, फिर भी वो स्पेसीज वहाँ पे बनी रहेंगी। तो इस प्रकार का रेन फॉरेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, क्योंकि जो ये सर्कल जो है ना, एक स्पेसीज का ख़त्म होने का और फिर से उसका जन्म होने का, और ये जो साइकिल है, ये साइकिल वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेलरेट होता है, फास्ट होता है थोड़ा सा। डेजर्ट शोज द मिनिमम बायोडाइवर्सिटी, आपको क्योंकि पानी नहीं है, हाई टेम्परेचर है, तो सब स्पीसीज वहाँ पे नहीं रह सकती, तो वहाँ पे आपको मिनिमम बायोडाइवर्सिटी मिलेंगी, यानी विविधता ज़्यादा मिलेंगी नहीं वहाँ पे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। मेनी स्पेसीज आर आइडेंटिफाइड एवरी डे, तो हर दिन मैंने जैसा बताया कि हर दिन कुछ स्पेसीज खत्म हो रही है, हर दिन कुछ नई स्पेसीज हमको पता चल रही है। देयर आर मेनी साइंटिस्ट आर देयर। अपने यहाँ पे अभी अमरावती में हमारे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वानखड़े सर थे, यूनिवर्सिटी में वो HOD थे, मेरे ख्याल से जूलॉजी या कोई डिपार्टमेंट में HOD थे। उन्होंने मेरे माहिती के हिसाब से 600-700 अलग अलग प्रकार की मकड़ी, 600-700 प्रकार की मकड़ी का उन्होंने पूरा स्टडी किया था। ही इज़ PhD इनटू दैट, और उनको उसके लिए अवार्ड मिल चुका है इंटरनेशनल लेवल का, कि इतने प्रकार के मकड़ियों को आइडेंटिफाई करके उनकी पढ़ाई करने वाले व्यक्ति करके। तो आप ये देखेंगे तो सिर्फ आप एक ही स्पेसीज पकड़ लिए मकड़ी, तो उसमें कितनी वैरायटी है। उन्होंने कई अलग अलग जगह पे विजिट्स किए। तो अभी उनका निधन हो गया। अभी उनके जो स्टूडेंट है बोड़खे सर करके, जो अभी चंद्र अपने ये दरियापुर के कॉलेज में प्रिंसिपल है वहाँ पे अभी, वो अतुल बोड़खे सर, वो भी अभी उनके साथ में वो उनका काम को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे। तो उन्होंने कई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसके पेपर भी पब्लिश किए, जहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक ही एंटिटी पकड़ ली, मकड़ी। तो आप यदि ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, तो मैं आपको बोलता कि हर बार आपको नई मकड़ी दिखेंगी। आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे की अरे हे कातरणी मी काल पाली होती ना, तर आज मला हे कातरणी डबल दिसली म्हणून, कधीच नहीं दिसणार। उनका लाइफ स्पैन कम होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, क्योंकि उनका जो स्पोर है, जो अंडे से पहले भी जो उनका जो उसका जो पार्टिकल रहता है, वो पार्टिकल हवा में कई जगह पे फैलता है, वो कहीं भी जाके चिपक जाता, और उसको सेट एनवायरनमेंट कंडीशन मिल गई कि उसकी ग्रोथ होगी, वो वहाँ के एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर लेता और एक नई प्रकार की मकड़ी वहाँ पे बन जाती। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डाइवर्सिटी की वजह से हो रही है। तो ये स्पेसीज की जो लिस्ट है ये बढ़ रही है। मरीन बायोडाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली हाई, ये भी और एक बड़ा, क्योंकि पृथ्वी हम लोग देखेंगे तो 75% पानी ही है, समझ लो 3/4 पार्ट पानी है। तो मरीन बायोडाइवर्सिटी एक और है जहाँ पे हम लोग ज़्यादा नोन नहीं है, क्योंकि हम लोग शहर में रहते। जो समुद्र किनारे वाले लोग हैं वो उसको हर दिन अनुभव करते कि कितने प्रकार के आपको मछलियाँ, कितने प्रकार के टॉर्टाइज और कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको मिलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट स्पेसीज आर इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये हमको सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी जितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं, हमारे सातपुड़ा से लेके हिमालय, विंध्य और कई ऐसे जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन है, वहाँ पे आपको ये अलग अलग प्रकार के फ्लावर मिलेंगे। तो ये 1,25,000 से भी ज़्यादा
प्लांट स्पीसीज आपको फ्लावर की मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के फ्लावर अपने को यहाँ पर देखने मिलेंगे। हमारे एरिया में कुछ कुछ प्रकार के हम लोग रिपीटेडली देखते हैं तो वही उसी को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लेकिन आप हिमालय में जाएंगे तो वहाँ पे अलग प्रकार के फूल आपको देखने को मिलेंगे। आप उधर केरल में जाएंगे तो आपको अलग मिलेंगे। और हमारे विदर्भ में ये जो हमारा थोड़ा सा ट्रॉपिकल ऊंचाई पे रहने वाला हमारा भाग है, लेकिन यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, तो आपको यहाँ पे रान फूल अपन ज़्यादा बनते, जंगली फूल अपने यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि अपने को उनको जंगली फूल की जो सेटअप ही है वैसा है कि पत्थर, कम मिट्टी, कम पानी, हाई टेम्परेचर, फिर भी उसको फूल निकलेगा, फिर भी उसको फूल निकलेगा। और यहाँ तक है कि जो फूल होता है उसकी साइज़, एक फूल की साइज़ अपने मोहरी का जो दाना होता है ना, राई का दाना, बस उतना बड़ा होता है, उतना सा फूल रहता है छोटा सा। वहाँ से लेकर के तो ऐसे बड़े बड़े साइज़ के फूल आपको जंगल में देखने को मिलेंगे। तो ये एक बायोडाइवर्सिटी है और इसका अनुभव आप लोग कर सकते हैं। मैं तो हमेशा अभी जब से मोबाइल आ गया तब तो मैं जब भी धूपकाले में भी मैं घूमने जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसा कलर वेरिएशन निकला ज़मीन पे तो मैं देखता हूँ, उसका फ़ोटो निकाल लेता हूँ। तो इतने सारे फूल, छोटे छोटे फूल देखा मैंने कि हम लोग सोचते रह जाते कि वो फूल को भी हम लोग यदि देखते ना तो उसके अंदर भी पराग है, उसके अंदर भी अलग अलग ऐसी 5 पत्तियाँ दिख रही बराबर, और वो भी इतना सही चाहिए छोटा सा। और ऐसे कई सारे फूल वो झाड़ को लगे रहते हैं और पेड़ भी छोटा सा ही रहता, वो बस इतना सा 2-4-5 इंच का पेड़ रहता। लेकिन इतनी वेराइटी बायोडाइवर्सिटी क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ के कंडीशन के हिसाब से उसने अडॉप्ट कर लिया। पानी भी नहीं चाहिए, धूप गिर रही, पूरा ड्राई रीजन है, तो भी वहाँ पे वो थोड़े से भी इसके अंदर वो सेट कर लेता। तो ऐसे सारे फ्लावरिंग स्पेसीज भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। रफली 1.5 मिलियन स्पेसीज आर नोन टिल डेट विच मे बी जस्ट 15% ऑफ द एक्चुअल नंबर। ऐसा बोला जाता है कि हमको जो पता है ना वो 1.5 मिलियन स्पेसीज हमको पता है, लेकिन ये भी सिर्फ 15% है। बहुत सा हमारे पास में रजिस्टर्ड ही नहीं है, लिखा ही नहीं ना। अब मैं कई सारे देखता हूँ लेकिन मैं कोई लिख के थोड़े रख रहा हूँ, या मैं किसी को फोटो तो भी दे नहीं रहा, या किसी के पास पहुँचा भी नहीं रहा, ना उसको कोई समझ में आ रहा मुझे कि मैं उसको ध्यान में नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमको थोड़ा सा समझना चाहिए। नेशनल लेवल पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। सो इंडिया इन वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़। ये अभी थोड़े नंबर आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे कि बड़े जो बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ है वहाँ पे इंडिया है जो है वो 12 में से एक है। 2.4% ऑफ द लैंड एरिया अकाउंटिंग फॉर द 7 to 8% ऑफ द स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे भारत में जो वर्ल्ड में जो जितने भी जो भूपृष्ठ भाग है हमारा, जो ज़मीन है जहाँ पर आपको ये सारा स्पेसीज मिल रही है, तो ये लैंड एरिया में से 2.4% ऑफ द लैंड हमारे इंडिया में, जहाँ पे आपको 7 से 8% स्पेसीज जो नॉन स्पेसीज है वो आपको इंडिया में मिल रही है। इतने लैंड के ऊपर इंडिया इज द 10th अमॉन्ग द प्लांट रिच कंट्री। सबसे ज़्यादा प्लांट मिलने वाला जो देश है वो 10वें नंबर पे यहाँ पर है हमारे यहाँ। उसके बाद में 11th इन द नंबर ऑफ एंडेमिक स्पेसीज ऑफ द हायर वर्टिब्रेट्स। ये जो ऐसे कुछ एनिमल्स है हायर वर्टिब्रेट्स वाले, यहाँ पे हम लोग ये इंडेमिक स्पेसीज जो बोल रहे हैं, खत्म होने वाली जो प्रजातियाँ हैं, उन प्रजातियों के लिए 11वें नंबर पे है हम लोग। देन 6th इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, यानी जहाँ पे डाइवर्सिटी बन सकती है और बदल सकती है। ऐसे देशों की यदि तुलना करेंगे हम लोग तो हमारा छठा देश है कि जहाँ पे और विविधता आ सकती है आने वाले भविष्य में भी बायोडाइवर्सिटी के तौर पे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स एज ऑफ द 2000, ये सारा MOEF का रिकॉर्ड है, ये आपको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। MOEF के साइट पे आपको ये लेटेस्ट संख्या मिल जाएंगी यदि इसमें कुछ बदलाव हुआ हो तो। ये ज़्यादातर बदलने वाले तो है नहीं, लेकिन किसी दूसरे कंट्री ने कुछ चेंज हो गया तो इसकी वजह से हमारा नंबर आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पे 47,000 प्लांट्स है जो 7% ऑफ द ग्लोबल है। पूरे ग्लोबल में जितने प्लांट्स मिल रहे हैं उसके 47,000 प्लांट्स यहाँ पर है। सो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू द 7%। 91,000 स्पेसीज ऑफ द मैमल्स है, यानी सस्तन प्राणी हम लोग जो बोल रहे हैं, तो ये 6.5% ऑफ द ग्लोबल है। यानी हाथी के जैसे, गाय के जैसे ऐसे सब मैमल्स वाले जो एनिमल है वो 91,000 स्पेसीज है हमारे इंडिया में। लार्ज नंबर है एंडेमिक, सो यहाँ पे ओरिजिनेटेड इन द इंडिया, लेकिन अभी वो खतरे के लेयर पे जा चुके हैं। 5,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है, 5,000 प्रकार की प्रजातियाँ जिनको फूल आते हैं, और 340 प्रकार के कोरल्स है यहाँ पर। मूंगा भित्तियाँ जो है यहाँ पर 340 प्रकार की है। तो ये बिकॉज ऑफ द कोस्टल रीजन, तो ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है कि जहाँ पे हम लोग इंडिया की बायोडाइवर्सिटी जो है वो हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको जियोग्राफी से रिलेटेड हमको करके देखना है ताकि हमको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कैसी है हमारी। सो बायो जियोग्राफिकल रीजन्स देखेंगे हम लोग यहाँ पर।
तो सबसे पहला ये ट्रांस हिमालयन रीजन है, 1 नंबर वाला यहाँ पे। ये ऊंचाई वाला प्रदेश है, यहाँ पे टेम्परेचर उसका डाउन है, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की इकोसिस्टम आपको अलग मिलेगी। उसके नीचे आएंगे तो फिर ये हिमालयन पर्वत श्रेणी वाला ये रेंज है। इसकी हाइट थोड़ी कम है, लेकिन ये भी टेरेन वाला ही एरिया है। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा अलग है, तो यहाँ से थोड़े अलग प्रकार के यहाँ पर आपको एनिमल्स यहाँ पर मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर जाएंगे तो अभी आपको थोड़ा सा एक और भी आप काम कर सकते कि ऐसे कुछ एनिमल्स है जो इंडियन स्पीसीज है, पर्टिकुलरली इंडिया में देखने को मिलती है। तो इस रीजन में यदि आप उसको यदि मार्क कर पाए तो वो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखिए कि ये हिमालय में यहाँ पे जैसा वाइट वाली कैट और वाइट वाली जो रीज अस्वल बियर, पोलर बियर जो है, वो उस टाइप से थोड़े से कुछ यहाँ पर मिलते हैं आपको। यहाँ पे वाइट टाइगर भी देखने को मिलता है, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि जो बर्फीले प्रदेश में रहने वाले जो प्राणी है ऐसे ना, सफ़ेद वाला कोल्ला वो भी होता है, फॉक्स वाइट वाला, तो वो वहाँ पर है कि नहीं है। तो ये आपको सारा मिलेगा इंडिया ईयर बुक में। इंडिया ईयर बुक में आप देखो कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर हिसाब से जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो स्टेट के हिसाब से आपको रीजन वाइज अलग अलग एनिमल्स कहाँ पर है, कौन से है, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। फिर है यहाँ पर ये डेजर्ट्स, तो ये 3 नंबर का गुजरात का कच्छ का इलाका आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रकार का आपको एनिमल्स मिलेंगे। फिर ये सेमी अरिड जोन है यहाँ पर यानी ये हमारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का कुछ यहाँ पर भाग है कि जहाँ पे सूखा मौसम होता है थोड़ा सा, लेकिन हवा बहती रहती है हमारे इधर कोस्टल रीजन की वजह से। फिर आगे यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट है। ये मुंबई से लेके तो पूरा नीचे तक का ये जो किनार पट्टी है हमारी, यहाँ पे जो सातपुड़ा पर्वत श्रेणी है हमारी, उसको हम लोग बोल रहे हैं पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट के ऊपर भी आपको अलग प्रकार के स्पेसीज यहाँ पर मिलेंगे। फिर आ रहा है हमारा 6 नंबर का डेक्कन प्लाटू, ये वाला। इसमें हमारा ये महाराष्ट्र, नागपुर, अमरावती, ये सारा इलाका यहाँ से आ रहा है। कर्नाटक से लेके ये यहाँ तक का जो पूरा है, ये है हमारा डेक्कन प्लेटू। जहाँ पे हमारे यहाँ पर कैसा है कि ये जो सारी डाइवर्सिटी बनी है, तो जो हमारा मानसून आ रहा है, वो मानसून यहाँ से आने के बाद में एकदम यहाँ पे रीच हो रहा है वो। तो यहाँ पे जो मौसम बदलने का जो तरीका है वो अलग है यहाँ का। यहाँ के एनवायरमेंट सेट कंडीशन, यहाँ की नदियाँ, वो सारा है। लेकिन नदियाँ का ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, तो ऊपर से होने के वजह से भी क्या है कि यहाँ से जैसा जैसा उसका यूटिलाइजेशन हो रहा, वैसी वैसी वो डाइवर्सिटी उस एरिया में बन गई। लेकिन हाँ, तो ये पहाड़ों से आने वाली जो मिट्टी है ना, वो यहीं पे आके सेट हो गई पानी से बह के, तो इसलिए वहाँ पे जो प्लेन प्लाटो है, वहाँ पे जो ऐसी अच्छी वाली ज़मीन बन गई। तो इस प्रकार से भी ये सारे इसको जोन को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलरली ये हमारे जोन जो है ना, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बनाए वाले, ये जो हम लोग बोल रहे हैं जैसा डेक्कन पेनिनसुला, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक जैसा ही, यानी एकदम ठंडी, एकदम गर्मी और एवरेज मिलेगा। ऐसा कुछ एकदम ज़्यादा बारिश भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, और इस प्रकार से मिलेगा। तो ये डेक्कन प्लेटू में आपको ज़्यादातर दिखाने को मिलता है यहाँ पर। फिर यहाँ पे गंगेटिक प्लेन्स है। ऑफकोर्स ये इधर से जो हिमालय में से जो आने वाली जो नदियाँ है, जो इधर जा रही है, तो यहाँ पे जो गंगा के जो पठार बन गए, वहाँ का इलाका आ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ इलाका आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग प्रकार की स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर कोस्ट वाले आ गए, तो ये हमारा समुद्री किनारा है जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी है कुछ। तो चूँकि यहाँ पे पहाड़ी है, तो इसलिए ये हम लोग वेस्टर्न घाट में चले गया। यहाँ पर ये ज़मीन लेवल में, यानी यहाँ पे टेरेन वाला इलाका नहीं है, इसके वजह से यहाँ पर आपको ये सारा कोस्टल जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में फिर नॉर्थ ईस्ट है हमारा, यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पे देखा, बड़ा घना जंगल है, उधर अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। और फिर हमारे कुछ आइलैंड्स भी है, जैसा कि हमारे अंडमान निकोबार और गोवा, दमन दीव वगैरह ऐसे कुछ, तो जहाँ पे हमारा इंडिया का हमारा सारा वहाँ पे कंट्रोल है। तो ये सारे अलग अलग जोन्स है। इस जोन के हिसाब से ट्रांस हिमालय बोलो तो ये पूरी तरह से हिमालयन नहीं है, लेकिन हिमालय के तरफ जाने वाला ट्रांस हिमालयन, यानी पूरा हिमालय नहीं उसको बोल सकते हम लोग, क्योंकि पूरा हिमालय तो इधर भी आगे भी है और इधर भी आगे भी बढ़ रहा है वो। लेकिन जितना इलाका हमारे इलाके में है, लेकिन वो हिमालयन, पूरी तरह से हिमालयन के फीचर वहाँ पे नहीं मिलेंगे, इसलिए ट्रांस हिमालयन बोला है उन्होंने, यानी करीब करीब हिमालयन के जैसा। क्योंकि वो डाइवर्सिटी प्योरली हिमालयन बोलेंगे हम लोग, तो फिर वो बहुत बड़ा इलाका आ जाएगा उसका। ये पूरा चाइना से लेके इधर का पूरा हिमालयन रेंज जो है ना, वो पूरी आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रांस हिमालयन की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन हिमालयन के जैसा, यानी उधर ही बढ़ने वाली जो हिमालयन
जो बायोडाइवर्सिटी है उसके तरफ बढ़ने वाली डाइवर्सिटी वहाँ पर है, इस प्रकार से हम लोग उसको बोल रहे हैं। अब बायोडाइवर्सिटी एट रीजनल एंड लोकल, ये हमने अभी इसके पहले इंडिया में देखा। अब रीजनल लोकल में यदि हम लोग देखते हैं, सो दिस टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी कैरेक्टराइज इन द रीजनेस ऑफ द 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल का मतलब होता है अक्षांश, रेखांश आणि अल्टीट्यूड, इसके संदर्भ में जो वेरिएशन आ रहा है। तो स्पेशल मतलब SPCIL वाला नहीं है, विशेष वाला स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो हमारे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड से संबंधित जो बदलाव आ रहा है, यानी अलग अलग लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड पे आपको अलग अलग डाइवर्सिटी मिल रही है, क्योंकि वो हमारे अलग अलग लोकेशंस पे है। सो पॉइंट रिचनेस जो है यहाँ पर आपको जो सा है स्पेसीज दैट आर फाउंड ऑन द सिंगल पॉइंट। अब जैसा यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ स्पेसीज में अल्फा रिचनेस है, तो नंबर ऑफ स्पेसीज फाउंड इन द स्मॉल होमोजेनियस एरिया आर हियर द फिजिकल फैक्टर इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड। तो कुछ वेरिएशन जो है ना, ये अल्फा रिचनेस हम लोग उसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में ही उतने ही इसमें आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज फाउंड इन द स्मॉल होमोजेनियस एरिया, उतने एरिया में आपको वहाँ पे मिलेगी, वो दूसरे जगह पे आपको देखने को मिलेंगे नहीं वहाँ पे। तो वो अपना अल्फा रिचनेस हो गया, यानी वो जो एक प्रकार की डाइवर्सिटी आपको मिल रही, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा रिचनेस है, यानी पर्टिकुलरली फोकस एरिया में ही उतने एरिया में आपको मिलेगी। और ये सो डाइवर्सिटी जो है वो फिजिकल फैक्टर की वजह से हो रही है, सिर्फ फिजिकल फैक्टर की वजह से वो वेराइटी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल 100 स्पेसीज ऑफ द ट्यूनिकेट्स इन द आर्टिक रीजन, अब ये दूसरे जगह मिलेगा नहीं ना, आपने को वहीं पे मिलेगा सिर्फ उतने एरिया में। चाहे 400 स्पेसीज इन द टेम्परेट वाटर एंड 600 स्पेसीज आर इन द ट्रॉपिकल सीज। तो ये वहाँ के फिजिकल कंडीशन को एडप्ट करके वो स्पेसीज आपको वहीं पे मिलेंगी, अभी दूसरी जगह पे वो नहीं मिल रही है। तो ये हो गई हमारी अल्फा रिचनेस। फिर बीटा रिचनेस में हम लोग बात करेंगे, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन द स्पेसीज कंपोजिशन अक्रॉस द डिफरेंट हैबिटाट, यानी एक ही स्पेसी, एक ही एनिमल, लेकिन वो अलग अलग वातावरण या अलग अलग हवामान में भी सस्टेन कर रहा है। तो ऐसे वाले जो है वो बीटा रिचनेस वाली स्पेसीज हम लोग बोल सकते हैं। सो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ द स्पेसीज इंक्रीजिंग इन द हेट्रोजीनियस हैबिटाट, यानी विविधतापूर्ण जहाँ पर तापमान और एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ऐसा हेट्रोजीनियस जो हैबिटाट है वहाँ पे आपको ये सारा बीटा रिचनेस वाले मिलते हैं। यानी जैसा फ्रॉग एक प्रकार से आपको अलग अलग सभी राज्यों में करीब करीब मिल जाएगा, लेकिन उसकी स्पेसीज अलग अलग मिलेंगी आपको। तो वहाँ पे आपको ये बीटा रिचनेस हो गया, उस प्रकार से उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज इन द स्पेसीज, एक ही स्पेसी है लेकिन उसमें अलग अलग बदलाव आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द हैबिटाट, अलग कंडीशन में रह रहा है तो उसके चेंज आ गया उसके उसमें अंदर। द नंबर ऑफ एंड स्पेसीज इन द लोकल एरिया विल बी 10, बट इट विल बी मोर देन 200 फॉर द स्पेसीज इन द इक्वेटोरियल एरिया ड्यू टू इंक्रीज इन द हैबिटाट। अब हम लोग यदि किसी लोकल एरिया में बोलेंगे तो मुंग्यांचे प्रकार पण आपल्याला वेगळे पाहायला भेटतात, लेकिन जितने सारे अलग एरिया में जाएंगे तो इक्वेटोरियल एरिया में आपको 200 प्रकार की अलग अलग प्रकार की चींटियाँ मिलेंगी। तो स्पेसीज वही है, क्योंकि यहाँ पे बीटा रिचनेस ज़्यादा है, अपने आजू बाजू के एटमॉस्फेयर से वो अडेप्ट करके वहाँ पर भी सस्टेन कर रही है। तो ये अल्फा रिचनेस वाली जो स्पेसीज है वो ज़्यादा जा नहीं सकती, वो उनका एक पर्टिकुलर इलाका ठहरा है, वहाँ पे आपको उतना उनको मिल गया फिजिकल, तो वहीं पे सस्टेन करेंगे। सो ये इस प्रकार से हम लोग उसको देख सकते हैं। और जो गैमा रिचनेस है रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ अक्रॉस द लार्ज कंपोजिशन ग्रेडियंट्स, यानी पहाड़ी इलाके से लेके तो निचले इलाके तक कितना भी अल्टीट्यूड चेंज हो जाए आपका, लेकिन हर इलाके में भी कुछ स्पेसीज है कि जो एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रकार से हम लोग अल्टीट्यूड वाइज यानी ऊंचाई के हिसाब से बदलने वाले, या फिर लोकेशन वाइज, यानी मैं अमरावती में अलग लैटिट्यूड लोकेशन पे लैटिट्यूड और इस पे हूँ, यहीं से मैं यदि अमरावती में पहाड़ी इलाका चिकल रहा है तो वहाँ पे स्पेसीज मिलेगी अपने को, वही स्पेसीज मिलेगी। वैसे ही वो यदि और दूसरे भी पहाड़ी इलाका हो तो वहाँ पर भी मिल सकती है। तो अल्टीट्यूड के हिसाब से भी वो स्पेसीज का वेराइटी आपको मिल रही है, लोकेशन मिल रहा है आपको, और उसको हम लोग अलग अलग रिचनेस के लेवल पे डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अल्फा रिचनेस का मतलब यहाँ पर है कि ये पर्टिकुलर एरिया को ही फोकस करके रहने वाली स्पेसीज है। यहाँ पे बीटा रिचनेस यदि बोल रहे हैं हम लोग, तो एक ही स्पेसी अलग अलग एटमॉस्फेयर में हैबिटेट में रहने की वजह से उसके अंदर डाइवर्सिटी आ गई। तो ये बीटा रिचनेस अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि स्पेसी सस्टेन कर रही है, अलग अलग हैबिटेट में भी वो सस्टेन कर रही है। और गैमा रिचनेस के वजह से
रेट ऑफ चेंज ऑफ अक्रॉस द लार्ज कंपोजिशन ग्रेडियंट्स, यानी अलग अलग हवामानों के परिस्थिति में भी वो रह सकते हैं। तो कौन से स्पेसीज का रिचनेस कैसा है, इससे हमको वो पता चलेगा कि वो स्पेसीज कहाँ कहाँ पर डिमिनिश हो सकती है, कहाँ कहाँ पर और फ्लरिश हो सकती है, यहाँ कहाँ कहाँ पर उसको संरक्षित करके हमको रखा जा सकता है। तो इस दौर से हमको ये समझना चाहिए। अब कुछ हॉटस्पॉट्स भी है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के। ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज ए बायोजियोग्राफिक रीजन विद द सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम द ह्यूमन। हमारे से जो जिसको भी ऐसे धोखा है, ऐसी जो स्पेसीज है, उसके लिए कुछ ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है जिसको हम लोग यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। सो एरिया विच एग्जिबिट्स द हाई स्पेसीज रिचनेस एज वेल एज द एंडेमिनिज्म्स आर टर्म्ड एज द हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। यानी ये बायोडाइवर्सिटी के लिए एक लक्ष्यवेधी एरिया है वहाँ पे कि जिसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर जिसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। So Miles introduced these terms at that time of 25 hotspots were identified, out of which the 2 were in India. Later 9 were added and more, bringing to the total of 34. So about 40% of the terrestrial and 25% of the vertebrates are the endemic found in these hotspots. अब ऐसे कुछ एरिया है वहाँ पे ये सारे जो 40% पहाड़ी इलाकों पे रहने वाली जो स्पेसिया है और 25% जो है जो जिनको स्पाइरल कॉर्ड है, ऐसे वाले स्पाइनल कॉर्ड वाले जो स्पेसीज है वो इन हॉटस्पॉट में पाई गई है, जो अभी यहाँ पर डिमिनिश के तौर पे जा रही है, ख़त्म होने के एंडेमिक के लिए उनको हम लोगों ने घोषित कर दिया है। सो आफ्टर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द एंडेमिक स्पेसीज आर फाउंड इन द मेडिटेरियन सी। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है उससे हमको अभी ये मेडिटेरियन सी में भी हमको दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ जो स्पेसीज है वो अभी खत्म होने के कगार पे है, यानी वहाँ का भी एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंटल सेट कंडीशन जो है वो बदल रही है। तो मेडिटेरियन सी ये भी एक प्रकार से हॉटस्पॉट हो गया, वहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए। सो दीज हॉटस्पॉट्स आर थ्रेटन्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स मोर देन 1 बिलियन पीपल, मोस्ट whom आर डिसेपरेटली पुअर पीपल लिव इन दीज एरियाज। अब ये सारे इसमें काफ़ी सारे पुअर पीपल रह रहे हैं और मेजर प्रोटेक्टिंग दीज एरियाज शुड बी प्लान्ड, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो हॉटस्पॉट है ये हॉटस्पॉट को प्रोटेक्ट करने का, हॉटस्पॉट बोले तो लक्ष्यवेधी एरिया है जहाँ पे कोई विशिष्ट स्पेसी जो है वो डेंजर में है, खतरे में है और उसको बचाना है, और उसके लिए हमको ये इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे कुछ हॉटस्पॉट्स पूरे वर्ल्ड के इसमें आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड मैप में कि यहाँ पर अलग अलग स्पेसीज के लिए ये दिखाए गए आप। तो आप इसको थोड़ा सा रेफ़र कीजिए, आपको नेट पर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है। आखिर में हम लोग ऐसा देखेंगे कि जो लिस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट है इससे हम लोग आप उसको वर्ल्ड मैप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि ट्रॉपिकल एंडीज की पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे, फिर ये मेसो अमेरिकन फॉरेस्ट जो है, देन करीबियन एक एरिया है वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्पेसीज है। ब्राज़ील अटलांटिक फॉरेस्ट जो है वो भी हॉटस्पॉट बन चुका है एक। उसके अब ये जो हॉटस्पॉट है ये नाम इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया कि यही आपको थोड़े ध्यान में देने चाहिए कि स्पेसिफिक क्वेश्चन में ऐसे कुछ स्पेसिफिक रिलेटेड आपको ये सारी, कभी एक आधा कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई इशू आ जाता है तो उस इशू में ये सारी चीज़ें आ सकती है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो गया, या फिर वहाँ पे किसी ने कुछ नया साइंटिफिक डेवलपमेंट किया या कुछ रिसर्च करने के लिए कुछ सेटअप हुआ है, या फिर कोई इवेंट हो गया वहाँ पे, या फिर कोई मीटिंग वहाँ पर रखी गई है। तो ये ऐसे सारे आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते। ऐसे इसमें के कई सारे, जैसा कि अपने इंडिया में का यहाँ पर सुंदरलैंड है, सुंदरबन दलदल वाला इलाका, ये भी एक हॉटस्पॉट करके घोषित किया है क्योंकि कई सारी स्पेसीज वहाँ पे एग्जिस्ट करती है लेकिन अभी वो वहाँ पर ख़त्म हो रही है। फिर उसके बाद में फिलीपींस है, ये ईस्टर्न हिमालय वाला जो रीजन है हमारा, पूर्वोत्तर हिमालयन पर्वत, यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा देखने लायक है क्योंकि कई स्पेसीज अभी यहाँ पर ख़त्म हो रही है क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ पे बढ़ गया, टूरिस्ट और कई ऐसी सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ के जिसके वजह से हम लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं रख पाए। वेस्टर्न घाट हमारा, ये जो पश्चिमी घाट है, ये पूरा सातपुड़ा वाली जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर भी हम लोग कई सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वेस्टर्न घाट में भी। और ये इंडो बर्मा जो प्लेटू है ये हमारा, ये भी हमको थोड़ा सा देखना है कि ये सारे हॉटस्पॉट है जो हम लोग आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। ईस्टर्न हिमालयस की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मेनी डीप एंड आइसोलेटेड वैलीज आर देयर इन द सिक्किम, 35,000 रिकॉर्डेड फ्लोरा एंडेमिक टू द हिमालयाज, 4250 स्पेसीज इन सिक्किम ऑफ विच द 60% ऑफ एंडेमिक। ये इतने सारे आइडेंटिफाई तो कर लिए हमने 4250, लेकिन 60% उसमें के खत्म होने के कगार पे है, यानी उसका संरक्षण करना हमको जरूरी हो गया अभी।
स्पैरिया हिमालयना, ये पैरासाइट्स एंजियोस्पर्म सीन इन द ट्वाइस इन द लास्ट 70 ईयर, पिछले 70 सालों में सिर्फ 2 बार देखा गया ये वाला फूल। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ स्पेसीज है जो हमने पहले नोट करके रखी थी या किसी ने तो भी नोट करके रखी थी, लेकिन अब वो दिखाने को देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारे न्यूज़ में भी कभी कभी आ जाता है, पर्टिकुलरली हम लोग अमरावती से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा जो ये गुगामल राष्ट्रीय पार्क और हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट फॉरेस्ट एरिया है, चिकलदरा धारनी जो मेलघाट का एरिया है, यहाँ पे कई सारा ऐसा होता है कि एक आधे बार कोई तो भी एक नया पक्षी देखने को मिल गया, तो ये न्यूज़ में यदि आ रहा है तो ये आपको करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स में आ सकता है, ये ध्यान में रखो। तो ऐसे कुछ एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड ऐसे कुछ इशू कभी कभी न्यूज़पेपर में आ जाते हैं और फ्रंट पेज पे आते, तो वो हमको थोड़ा सा उस एरिया के लिए ध्यान में रखना पड़ता है कि ये सारा हमको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर फिर पहले तो वो लोकल या रीजनल न्यूज़पेपर में आता है और फिर उसको दूसरे कुछ जो रीडर्स है, जो ऑथर्स है, वो उसको समझते हैं, यदि वो उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं तो फिर उसको वो नेशनल लेवल पे भी ले जाते हैं, जो हमारी अलग अलग एजेंसीज़ है उनके तहत भी उनको वो इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से फिर वो इशू पे फिर डिस्कशन या फिर कुछ रिसर्च या फिर उसके लिए कुछ रूल्स या पॉलिसीज़ और इसके बारे में कुछ ऐसी सारी एक्टिविटीज़ होती है। वेस्टर्न घाट, ये जो हमारा हमने बताया ना, ये जो पूरा पश्चिम घाट है जो हमारा यहाँ पर हमारा ये पहाड़ी इलाका जो सातपुड़ा पर्वत श्रेणी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है पूरी नीचे तक का, तो ये वेस्टर्न घाट में 70,000 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप्स ऑफ द फॉरेस्ट है, जो ये पूरी स्ट्रिप्स आपको यहाँ पे दिख रही है सातपुड़ा पर्वत श्रेणी की हमारी। 20% फॉरेस्ट ऑफ एवरग्रीन है और कुछ सेमी एवरग्रीन है, कुछ पूरा साल भर हरा रहता है, कुछ बाद में सूख जाता है थोड़ा सा। 4 स्टेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। पश्चिम घाट हमारा इन चारों राज्यों में फैला हुआ है। 40% एंडेमिक प्लांट्स है यहाँ पे, 40% जो खत्म होने वाली प्रजातियाँ आपको मिलेंगी। 62% जो है वो एम्फीबियंस यहाँ पर है। 50% जो है वो लिजार्ड्स है यहाँ पर, सरपटणारे प्राणी अपन ज्यादा म्हणतो। और यहाँ पे अगस्त्या मलाई हिल्स, ये एक स्पेशल हिल्स है, ये थोड़े नाम आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। साइलेंट वैली है, न्यू अम्बामालम रिजर्व बेसिन, अब ये थोड़ा सा आप मैप में देख लीजिए, अम्बामालम रिजर्व। और अंडर अलार्मिंग थ्रेट्स जो है ये कुछ है हमारे यहाँ पर पश्चिम घाट में भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हम लोग सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पे फीचर के तौर पे कि जिन पे हमको ध्यान में देना है। ये सारे कभी कभी किसी कारण की वजह से इशू में आ सकते हैं। इंडो बर्मा प्लेट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला कुछ ये ब्रह्मपुत्रा का जो लो लैंड एरिया है, आसाम, मणिपुर और ये मेघालय में इधर में से जो अरुणाचल प्रदेश में से जो ब्रह्मपुत्रा नदी बह रही है, वहाँ पे इंडियन स्टेट्स ऑफ द मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और साउथ आसाम। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वेस्टर्न घाट बोलने के बाद में 4 स्टेट, ये थोड़ा सा याद रख लो आप। ये इंडो बर्मा बोलने के बाद में ये स्टेट्स, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट भी है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट डेंसली फॉरेस्टेड रीजन ऑफ द कंट्री, ये ब्रह्मपुत्रा का इलाका जो है वो पूरा सखल प्रदेश और समृद्ध प्रदेश, पानी भी वहाँ पे मिल रहा है, रेन फॉरेस्ट के जैसा भी इलाका वहीं पे आ रहा है हमारा। 13,500 स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स आउट ऑफ विच 7,000 आर एंडेमिक, ये नोन फैक्ट है यहाँ पे। 7,000 प्रजातियाँ अलग, अभी इसमें सभी आ गए, वनस्पति, प्राणी और इंसेक्ट्स और बर्ड्स और सभी आ गए। 1260 स्पेसीज ऑफ द बर्ड्स और 430 मैमल्स, तो ये यहाँ पर ख़त्म होने के कगार पे जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने हमारे बायोडाइवर्सिटी जो इंडिया में है किस प्रकार से है, उसके अलग अलग वेरिएशंस कैसे हो रहे हैं। अब यहाँ से हमको सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इसका कंजर्वेशन कैसे करना। अब बायोडाइवर्सिटी हमको समझ में आ गई, इंडिया में समझ में आ गई, हमारे ग्लोबल में भी हमने समझ लिया, और कैसे वो अलग अलग स्पेसीज़ को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट देखेंगे जो हमारे लिए कंसर्न है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट रख पाते हैं। तो ये जो कंजर्वेशन है इसके अलग अलग टाइप्स, उसके अलग अलग मेथड्स, और यहीं हमको ज़्यादा फोकस करने होते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है कि कोई तो भी स्पेसीज यहाँ पे ख़त्म हो रही है, या कोई ऐसा रिसर्च आता है, कोई एक आधा ऐसा वेबिनार बोलो या इस प्रकार की कुछ मीट होती है, और उस मीट में ऐसा कुछ इशू आ जाता है, और उसके वजह से फिर उसका कंजर्वेशन की जो मीन्स है उस पर हमको काम करना चाहिए। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट में ऐसा कुछ इशू हो रहा है, तो उस स्टेट में ऐसे कंजर्वेशन के मेजर्स जो है वो बढ़ाने के लिए फिर स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, और उन पॉलिसियों के जरिए हम लोग उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने का सोचते हैं।
अब इसमें दूसरा सबसे बड़ा रोल होता है एनवायरमेंटलिस्ट का, क्योंकि ये एकदम से तो ऐसा नहीं है कि भाई हर बार गवर्नमेंट इनको कर ले। तो आज हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि हमारे जैसे एनवायरमेंटलिस्ट को ये इशू उठाने पड़ते कि नहीं नहीं मेरे इलाके में ये नहीं मिल रहा है, ये ख़त्म हो रहा है और इसके लिए आप कुछ तो भी करो। और ये ऐसे इश्यूज़ फिर सोशल इश्यूज़ के तौर पे, अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे, वेबिनार के तौर पे, न्यूज़ आर्टिकल के तौर पे फिर उठाए जाते और फिर ये इशू ऐसे ऐसे करते स्टेट लेवल पे जाता है और फिर उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे अलग अलग एजेंसीज़ है उनको भी हम लोग इन्फॉर्म कर सकते। हर डिस्ट्रिक्ट में एमपीसीबी का ऑफिस है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो इनको दोनों को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ सम पोल्यूशन सेट कंडीशन ये प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ फॉरेस्ट में आपको डिस्ट्रक्शन मिल रहा है, सो यू इन्फॉर्म टू देम। और उनका ही काम है ये सारा प्रोटेक्ट करना या जो पॉलिसीज़ के लिए गवर्नमेंट तक का पहुंचाना। तो इस प्रकार से हम लोग अगले लेक्चर में जो डाइवर्सिटी है, थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है और फिर उसके जो टाइप्स है और उसके लिए कंजर्वेशन मीन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वो हम देखेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मीन्स के साथ में। थैंक यू।